एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज में। एंड हर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग जो सब्जेक्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी एडवांस्ड अकाउंटिंग। बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में आपको। और अगर आपका एक बार भी रिविजन नहीं हुआ है इस सब्जेक्ट का तो मैं ना आपको एक सजेशन दूंगा। मैंने ना एक एएस वाली वीडियो अपलोड की थी, एएस एमसीक्यू प्रैक्टिस। वो वीडियो की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वो वीडियो और ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो आपने अगर देख ली, आपका 90% से ऊपर का भी, यस आई रिपीट, एडवांस्ड अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट 90% से भी ऊपर का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। एक तरीके से हर चैप्टर से आपने कोई ना कोई कंसेप्ट उठा के रिवाइज कर लिया, ऐसा आप मान सकते हो। एंड दैट टू फॉर अबाउट 90% ऑफ द सिलेबस। तो बहुत हेल्पफुल कंटेंट है, बहुत मजा आएगा आपको। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना यारो चैनल को अगर आपको सच में कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, तो अपने कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर्स लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत बढ़िया केस स्टडी जिसमें मैं आपका AS20 कवर करूंगा। डोंट वरी, अगर आपने नहीं भी किया ये AS तो भी देखो, कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। मैं कुछ फटाफट नहीं उड़ाने वाला हूं, सही तरीके से समझा के करूंगा, डोंट वरी। तो एक AS नंबर 20 का एक कंसेप्ट रिवाइज होगा, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आपको इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम होती है ना सॉल्व करने में, मैं हूं आप लोगों के साथ, टेंशन मत लो। तुम्हारा भाई आया है, तुमको इनडायरेक्ट मेथड एकदम सिंपली करवा के जाएगा। और साथ ही साथ एक कंसेप्ट आपका AS4 का भी यहाँ पे रिवाइज होगा। बहुत बढ़िया केस स्टडी है, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी को पहले पढ़ने से। आ जाओ। रमन लिमिटेड हैज बीन अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर it experienced economies of scale and therefore was able to manufacture a lot of furniture at a very low cost per unit. During the second year, due to e-commerce and its listing of shares in the stock exchange, it generated even a greater amount of capital for its business. अब ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट भी जब भी एग्जाम में केस स्टडी डालेगा ना, पहले थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेगा। मैंने जानबूझ के ये वाला पैरा डाला है क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा रिलेटेबल केस स्टडी बनाना चाहता हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके का केस स्टडी इंस्टीट्यूट बनाएगा, पहले थोड़ी सी ज्ञान की बातें डालेगा, फिर मुद्दे पे आएगा। As per its latest audited financial statements, it earned a net profit of 70 lakh rupees. Its issued share capital was 2,50,000 shares. On its valuation by the actuaries, actuaries कौन होता है? Actuarial science वाले बंदे जो फेयर वैल्यू निकालते हैं चीजों की। तो यहाँ पर इनको हायर किया गया और फेयर वैल्यू पर शेयर कितना निकला? 21 रुपीज पर शेयर। Further, it made a right issue of 40,000 shares at an issue price of 11 rupees per share to its shareholders, whereby the last day for the shareholders to exercise such rights was on 31st of August 2024. बोलते हैं राइट इश्यू दिया गया था, ठीक है, 40,000 शेयर्स का राइट इश्यू दिया गया था 11 रुपए पर शेयर पे। और लास्ट डे, अब सीधी बात है ना, राइट इश्यू होता है तो या तो आप राइट्स को एक्सरसाइज करोगे या फिर एक्सरसाइज नहीं करोगे या फिर उसको ट्रांसफर कर दोगे। तो राइट्स को एक्सरसाइज करने का आखिरी डेट क्या था? 31st of August 2024. Further, Ratan Limited had furnished the following financial statements for 2 financial years. आप देख रहे हो कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 24-25। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल 4 लाख से बढ़ के हो चुका है 5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 से बढ़ के 12 हो चुका है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपने पास 8% डिबेंचर्स है जो 2 लाख से बढ़ के अगले साल हो चुके हैं 3 लाख। ट्रेड पेबल्स है 10 लाख से गिर के 9 लाख हो चुके हैं। नॉन करंट एसेट्स में पीपी 16 लाख से बढ़ के 19 लाख हो चुकी है। 10% इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं 4 लाख से गिर के 1 लाख हो चुके हैं, ठीक है। और करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख से बढ़ के 4 लाख, इन्वेंट्रीज में 1 लाख से गिर के 50,000। भैया आगे का डेटा नहीं दिया गया है, इन्होंने सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दिया है। देखो लाइबिलिटी साइड पूरा दिया हुआ है, एसेट्स में इन्होंने सिर्फ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का डेटा दिया हुआ है, और वो भी सिर्फ इतना। बाकी बैलेंस शीट में और काफी चीजें आती है। आप मतलब जो लोग ये पूछ रहे हैं ना भैया एसेट साइड का टोटल किधर है, कैश बैंक बैलेंस किधर है, नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। शायद इस पर जो क्वेश्चन होगा उसके लिए इतना ही डेटा रेलेवेंट होगा। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस देखो, हम लोगों को 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर का दिया गया है। 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर का हम लोगों को P&L दिया गया है। सबसे पहले इसमें हम लोगों के पास है एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि है 1 करोड़ रुपए की।
अदर इनकम में आप देखो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, मतलब ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है ना, देखो 4 लाख, 1 लाख हम लोग को 24-25 का दिया हुआ है पीएनएल, तो 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना होता है 10,000, वो यहाँ पे एक्रू कर दिया है। तो इनकम टोटल। एक्सपेंसेस में चेंजेस इन इन्वेंट्री, व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखो ना, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख थी, क्लोजिंग 50 थी, 50,000, तो चेंज कितना हुआ 50,000 से घट गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 44,60,000 है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये देखो डिबेंचर्स मेरे पास कितने थे 3 लाख रुपए पे 8% निकालो, 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 8%, 24,000, इतना इंटरेस्ट एक्रू कर दिया। सिंपल सी बात है। एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड मेरे हो जाते हैं 42,56,000। तो टोटल एक्सपेंसेस इतने। तो देखो पीएनएल को भी बड़े चतुराई से बनाया गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 1220, टैक्स एक्सपेंस जो एक्रू हुआ 20,000 है, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 है। एग्जाम में भी जब फाइनेंशियल्स को देखोगे ना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर दिए हुए केस स्टडी में ऐसे अच्छे से परखना, आपका आधे से ज्यादा कम उधर ही हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। इनकम टैक्सेस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000, मतलब ये जो 20,000 का है ना, ये तो सिर्फ अक्रूड टैक्स एक्सपेंस था, इतना पैसा भरना चाहिए था, हमने एक्चुअली कितना भरा ओनली 10,000, ये ध्यान रखना। फर्दर द कंपनीज गो डाउन रैन इनटू फायर ऑन 2nd of April 2025, ड्यू टू विच it had lost goods worth rupees 4 lakhs. However, the company had done an electricity inspection on 20th of March 2025, whereby it was told by the inspection officer that the switches need to be replaced, or such a thing would have happened due to poor earthing anytime during the next 30 to 40 day range. मतलब क्या बोलते हैं, 20 मार्च को इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें इंस्पेक्शन ऑफिसर आके बोलता है कि देखो भाई, अर्थिंग क्या होता है, जो वायरिंग वगैरह का होता है ना, जिससे इलेक्ट्रिक करंट अपने सर्किट से बाहर नहीं आता। जहाँ तक मेरा आइडिया है, अर्थिंग यही होता है कि अर्थिंग में हम इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क को एकदम कम कर देते हैं। तो अर्थिंग वीक थी वहाँ पर, तो बोले भैया स्विचेस रिप्लेस करवाओ, वायर्स को सही से ढको, वरना इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और कंपनी लापरवाह थी, कंपनी तो बस रील्स देखे जा रही थी, कंपनी के एम्प्लॉयज, उनका उन पे ध्यान ही नहीं दिया। न्यू ईयर बनाया, 2 अप्रैल को तो गोडाउन में आग लग गई। चलो इधर आ जाते हैं। What shall be the value of restated EPS post right issue for Ratan Limited as per company's AS rules 2006। तो देखो, जो सबसे पहला MCQ आया ना आप लोगों को, वो आया है AS20 पर। और कंसेप्ट कौन सा है पता है? कंसेप्ट है टू कैलकुलेट द रीस्टेटेड EPS इन केस ऑफ अ राइट इश्यू, जो काफी एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आता, दिमाग से ऊपर जाते हैं। अब देखना, सुनो, आपने AS20 अगर एक बार भी नहीं किया है ना, तो भी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप सब दुकान पे डेयरी मिल्क खरीदने गए हो, हाँ भैया हम दुकान पे डेयरी मिल्क तो खरीदने गए, तो समझो ऑफर चल रही है, जिसमें क्या बोलते हैं, यहीं पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूं तो आपको शायद कंसेप्ट के साथ लिंक हो जाएगा, समझना ध्यान से। वो बोलता है आपको कि अगर आप एक डेयरी मिल्क खरीदोगे ना, तो हम आपको 60 रुपीज की देंगे। कितने की देंगे? 60 रुपीज की देंगे। और आप 2 डेयरी मिल्क खरीदोगे ना, तो हम आपको 100 रुपीज की देंगे। अब ध्यान से सुनना, इस 100 रुपीज में ना, कुछ डेयरी मिल्क के लिए वो चार्ज कर रहा है, कुछ डेयरी मिल्क वो फ्री में दे रहा है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप 2 डेयरी मिल्क अलग से लोगे तो आपको कितने की पड़ेगी? ऑफकोर्स 60 × 2 120। लेकिन आप 2 डेयरी मिल्क को साथ में ले रहे हो तो आपको कितने का पड़ रहा है? सिर्फ 100 रुपए का, सिर्फ 100 रुपए का। अब लिंक करो, यहां पर कंपनी भी सेम यही चीज कर रही है। भैया क्या बात कर रहे हो, किधर डेयरी मिल्क, किधर राइट शेयर्स? अरे सुनो, रुको, ये देखो क्या बोलते हैं। कंपनी क्या बोलती है कि हमने आपको 40,000 शेयर्स दिए एट एन इशू प्राइस ऑफ 11 पर शेयर, और हम आपको जनरली हम कितना चार्ज करते हैं? 21 पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू 21 पर शेयर है। तो खुद सोचो, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 21, टेक्निकली हमें आपसे 8,40,000 चार्ज करने चाहिए 40,000 शेयर्स के लिए, बट हम आपसे चार्ज कितना कर रहे हैं? 40,000 शेयर्स हम आपको दे रहे हैं 840 की जगह सिर्फ 440 में। तो भैया ऑफकोर्स कॉम्बो का ऑफर तो हुआ ही, यहाँ पे बिल्कुल कॉम्बो का ऑफर हुआ। तो भैया अब ये कंसेप्ट लगाए कैसे यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 रुपीज है ना, इसमें एक डेयरी मिल्क का तो पूरा 60 रुपीज में लूंगा, एक डेयरी मिल्क का तो मैं पूरा 60 रुपीज लूंगा, यस।
बट जो दूसरी डेयरी मिल्क है कहने से उसमें तो मैं सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज ले रहा हूं और उसमें से 20 रुपीज की डेयरी मिल्क में फ्री दे रहा हूं। सीधी बात है। वंस अगेन मैं टोटल 100 रुपया चार्ज कर रहा हूँ 2 डेयरी मिल्क के लिए, मतलब ऑफकोर्स एक डेयरी मिल्क का तो पूरा 60 वसूल रहा हूँ, बट जो दूसरी डेयरी मिल्क है उसमें वो मुझे 60 की लेनी चाहिए थी, मुझे 60 की बेचनी चाहिए थी, मैं सिर्फ 40 की दे रहा हूँ। मतलब कहने से 60 रुपए की डेयरी मिल्क में मैं सिर्फ 40 रुपए की डेयरी मिल्क के लिए चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ 2/3 पोर्शन के लिए चार्ज कर रहा हूँ। मतलब कहने से 1/3 पोर्शन ऑफ द सेकेंड डेयरी मिल्क आई एम गिविंग इट फॉर फ्री। यस, अब ठीक वही वाला कंसेप्ट इधर लगाओ। कंपनी भी जब राइट शेयर्स इशू करती है ना, राइट शेयर्स, तब कुछ शेयर्स वो चार्ज करती है और कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स वो फ्री में देती है। कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स के लिए वो चार्ज करती है, कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स वो फ्री में देती है। हमें बस ये निकालना होता है कि कितने पोर्शन ऑफ राइट शेयर्स के लिए कंपनी ने चार्ज किया है और कितने पोर्शन ऑफ शेयर्स कंपनी ने फ्री में दिए हैं। अब ये कैसे किया जाए, इधर आओ, उसके लिए कैलकुलेशन है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि AS20 क्यों ऐसा करने के लिए आपको कहता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहली चीज, जब भी आपको रीस्टेटेड EPS पोस्ट राइट इश्यू निकालने को आए ना, पहले निकालने का मार्केट प्राइस पर शेयर पोस्ट राइट इश्यू। राइट शेयर्स इश्यू करने के बाद मेरे हर एक शेयर की एवरेज मार्केट रेट कितनी होगी। भैया डिड यू यूज द वर्ड एवरेज? यस, एवरेज मतलब वेटेड एवरेज। सिंपल, यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स एज वेट्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अमाउंट प्लस राइट शेयर्स इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स बिफोर राइट इश्यू प्लस मेरा राइट इश्यू के शेयर्स। कैसे आया देखो, सिंपल। पहले मेरे को बताओ राइट इश्यू करने के बाद मेरे पास टोटल पैसा कितना आया। एक तो देखो भैया, पहले से ही मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे जो 21 रुपए पर शेयर पे वैल्यूएटेड थे, और मैंने 40,000 और शेयर्स इशू किए एट 11 पर शेयर। तो टोटल पैसा कितना हुआ देखो, 2.5 लाख रुपए इंटू 21 दैट इज 5250 और 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 11 दैट इज 440। तो कहने से टोटल 56,90,000 मेरे शेयर्स आए पोस्ट राइट इशू, सॉरी 56,90,000 मेरा अमाउंट आया, डिवाइडेड बाय पुराने शेयर्स प्लस नए शेयर्स दैट इज 250 प्लस 40,000 जो मैंने राइट के इशू किए। तो 56,90,000 डिवाइडेड बाय 290 शेयर्स में करूंगा, दैट इज 250 प्लस 40,000। तो मेरा पर शेयर का मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू एवरेज कितना है, 19.62। ये समझा, ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब ना मैं वो डेयरी मिल्क वाला कंसेप्ट इधर लगाऊंगा। कितने शेयर्स मैंने फ्री में दिए, 40,000 में से कितने शेयर्स के, कितने पोर्शन ऑफ शेयर्स मैंने फ्री में दिए और कितने पोर्शन ऑफ शेयर्स के लिए मैंने एक्चुअली पैसा लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलता हूं। मेरी पोस्ट राइट इशू की मार्केट प्राइस कितनी, 19.62, मतलब समझो। और मैंने टोटल प्राइस कितना रेस किया, 4 लाख, टोटल कंसिडरेशन कितना रेस किया राइट इशू से, 4,40,000। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 4,40,000 रुपीज, सॉरी 4,40,000 रुपीज मैंने राइट शेयर्स इशू करके लिए और 19.26 मेरी एवरेज मार्केट प्राइस थी, 440 डिवाइडेड बाय 19.62 करोगे तो ये 22,426 शेयर्स। भैया ये क्या है, अपने एग्जाम्पल की भाषा में ये 22,426 वो वाले पोर्शन की डेयरी मिल्क है जिसके लिए मैंने चार्ज किया, वो वाले शेयर्स है, वो वाले राइट शेयर्स है जिसके लिए मैंने एक्चुअली पैसा चार्ज किया। तो भैया अब टोटल शेयर्स में से अगर मैं ये चार्ज वाले शेयर्स माइनस करूंगा तो मेरे को वो वाले पोर्शन ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे ना जो मैंने फ्री में दिए। वो डेयरी मिल्क में से अगर मैं वो वाले पोर्शन की डेयरी मिल्क माइनस कर दूंगा जिसके लिए मैंने एक्चुअली चार्ज किया, तो वो वाले डेयरी मिल्क का पोर्शन मिल जाएगा जो फ्री है। मतलब दूसरे डेयरी मिल्क के लिए आपको टोटल चार्ज करना चाहिए था समझो 60, बट मैंने चार्ज कितने के लिए किया, सिर्फ 40 के लिए, 2/3 पोर्शन। तो 20 रुपए की डेयरी मिल्क तो मैंने फ्री में दे दी। तो ये 22,426 शेयर्स वो 40 रुपए वाली डेयरी मिल्क है और 17,574 मेरे 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क है। अब समझा, ये वो वाले राइट शेयर्स है जिसके लिए मैंने एक्चुअली चार्ज किया और ये वो वाले राइट शेयर्स है 40,000 में से जो मैंने फ्री में दे दिए। भैया कंसेप्ट में दम तो है, तो अब ना AS20 ना, अब मैं आपको AS20 की भाषा पे लेके जाता हूँ। AS20 बोलता है कि ये 17,574 शेयर्स है जो 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क है ना, उसके लिए एक प्रोफेशनल टर्म पता है क्या हो, इसके लिए एक प्रोफेशनल टर्म है आपका
बोनस एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, बोनस एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू। मतलब राइट शेयर्स के नाम पे कुछ शेयर्स मैंने फ्री में दे दिए, बोनस में दे दिए। बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए AS20 बोलता है कि दीज आर दोज पोर्शन ऑफ राइट शेयर्स विच आर बीन इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट एज बोनस शेयर्स। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, मेरे पास टोटल पहले से शेयर्स कितने थे, 2,50,000। ठीक है, प्लस मैंने टोटल 40,000 राइट शेयर्स इशू के लिए, जिसके लिए टोटल 40,000 राइट शेयर्स इशू किए, जिसके लिए मैंने सिर्फ 22,426 राइट शेयर्स के लिए पैसा लिया और 17,574 शेयर्स मैंने फ्री ऑफ चार्ज इशू कर दिए। अब AS20 क्या बोलते हैं, अब AS20 के हिसाब से पहले मुझे बताओ अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल, इट इज योर नेट प्रॉफिट attributable to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, फाइनेंशियल से मट्टू था ना पूरा नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट मट्टू था ना 8790 ना। ठीक है, ये डेटा ही अलग है और ये वाला डेटा ही अलग है, दोनों को कंफ्यूज मत करना, दिस इज एन इंडिपेंडेंट डेटा। तो इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से मेरा नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हुआ, 70 लाख। तो मैंने ऊपर 70 लाख लिया है और मैं डिवाइड करूंगा उसको टोटल नंबर ऑफ वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। अब समझना AS20 क्या बोलते हैं। AS20 बोलता है कि जब भी राइट इशू हुआ है ना, तो जो पुराने शेयर थे वो तो पूरे 12 महीने से इश्यूड थे, तो उसको इंटू 12/12, 40,000 राइट शेयर जो आपने इशू किए, उसमें से जितने शेयर्स के लिए आपने चार्ज किया ना, वो शेयर्स पे पूरे 12 महीने की वेट्स लेने की। तो 22,426 इंटू 12/12। ठीक है, और जितने शेयर्स आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए ना राइट शेयर्स में, उनके लिए आपको नंबर ऑफ मंथ्स लेने के फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट टिल द नेक्स्ट 31 मार्च। मेरी डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट्स कौन सी थी, 31 अगस्त 2024, वहां से लेके डेट ऑफ नेक्स्ट 31 मार्च। तो 31 अगस्त से गिनो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। मेरे को यहाँ पे सिर्फ 7 महीने लेने। और जब आप ये फाइनली फॉर्मूला डालोगे तब आपका राइट EPS आ जाएगा, रीस्टेटेड EPS आ जाएगा 24.76 पर शेयर। और अब जाके मेरा MCQ नंबर 1 सॉर्ट हुआ। क्लियर, समझाने की कोशिश की है मैंने, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो है ना भाई, ये बेस्ड है आपका AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। आप में से कितनों को नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करने से फटती है, बहुत ज्यादा फटती है। आज मैं आपका डर भगाऊंगा। AS20 समझाने की कोशिश की ना, अब कैश फ्लो का भी डर भगा दूंगा। टेंशन मत लो, भरोसा रखो मेरे पे। आ जाओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी कैश फ्लो बनाने के लिए दी है, अब तो आपको समझ ही गया होगा ये चीज। अब ये देख के डरने का नहीं, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट मेथड समझने में दिक्कत आती है ना। एक चीज बोलूं, इनडायरेक्ट मेथड में ना सिर्फ 4 चीजें करनी होती है और आप इतना डरते हो। 4 चीजें, क्या बात कर रहे हो भैया, सिर्फ 4 चीजें। मैं बोल रहा हूं ना 4 ही चीजें करने की। यस, क्या करने का, इनकम टैक्स एंड बाकी अप्रोप्रिएशंस को ऐड करने का, P&L के एक्सपेंस इनकम्स को रिवर्स करने का, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करने के, और फाइनली जो इनकम टैक्स पे किया है उसको माइनस करने का। 4 ही चीजें हैं तुम्हारे इनडायरेक्ट मेथड में। लेकिन भैया वो 4 चीजें ही समझ में नहीं आती ना। अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो ध्यान से बिंदास देखो, सबसे पहले ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1220। ठीक है, लेकिन मैंने प्रेजेंट इसको ऐसे किया हुआ है, पता है क्यों। काफी बार आपको टैक्स एक्सपेंस एक्रूड दिया जाएगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाएगा और बाकी के एक्सपेंस इनकम का डेटा दिया जाएगा। तो पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया। बाकी ऑफ कोर्स मुझे NPBT से ही स्टार्ट करना है, ये मैंने सिर्फ आपके हिंट पर्पस के लिए दिए। भाई आपकी पहली चीज यही हो गई। और ये टैक्स एक्सपेंस वो वाला टैक्स एक्सपेंस नहीं है जो आपने एक्चुअली पे किया है। एक्चुअली पे तो मैंने 10,000 किया है, वो तो मेरे को केस स्टडी में दिख रहा है। एक्सेस पेड एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर आर 10,000, बट टैक्स एक्सपेंस कितना एक्रू हुआ 20,000, तो पहले मैं उसको ऐड बैक करूंगा। अब इसके बाद ना मैंने क्या बोला, दूसरा स्टेप, P&L में जितने भी एक्सपेंस इनकम है उसको रिवर्स करने का अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू। अब भैया इसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने बचपन में चले जाओ, CA फाउंडेशन में चले जाओ, या 12th में चले जाओ, या 11th में भी चले जाओ, चलेगा। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग कैसे होती है। क्या वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं।
भैया प्रॉफिट एंड लॉस तो हम अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग लगा के बनाते, मतलब इररिस्पेक्टिव वेदर कोई खर्चा मैंने पे किया या नहीं किया, बट अगर वो खर्चा इस साल का है मैं उसको इस साल में दिखाऊंगा। यही सिंपल है अक्रूवल कंसेप्ट का। और कैश फ्लो ना, कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनता है, कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनता है। जो बोलता है अक्रूवल बक्रूवल मेरे को समझ में नहीं आता है। आज अगर मैंने कोई पैसा भरा है तो मैं उसको माइनस करेगा, आज अगर कोई पैसा मेरे को मिला है मैं उसको प्लस करेगा। तो कहना ही से कि पीएनएल में तो मैंने जो भी इफेक्ट्स पास किए वो तो अक्रूवल बेसिस पे पास किए, और मैं तो कैश बेसिस पे कैश फ्लो बना रहा हूं। मतलब जो भी एक्सपेंस मैंने डेबिट किए होंगे, जो भी एक्सपेंस मैंने माइनस किए होंगे प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, वो मुझे ऐड बैक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं। जो भी इनकम मैंने ऐड की होगी उसको मुझे माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ इनकम। बस यही लॉजिक है तुम्हारा, यही लॉजिक है तुम्हारा। तो रेवेन्यू को छोड़ देना खाली, उसके अलावा जितने भी है ना रिवर्स करते जाओ। ऑन एंड दिस एक्चुअली अप्लाइज टू योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जो भी तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उस पर ये चीज अप्लाई कर जाएगी, डोंट वरी। तो आ जाओ दूसरी, तो पहले तो ये टैक्स एक्सपेंस ऐड किया, दूसरे में देखो कुछ नहीं किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड लेस किया होगा, एक्सपेंसेस लेस होते हैं प्रॉफिट निकालते वक्त, 42 56 लेस किया होगा, ऐड बैक कर देने का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 24,000 एक्रूड है, लेस किया होगा, ऐड कर देने का। एंड जब कुछ बोला नहीं है ना, तब हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ये एक्चुअली पेड है, ये एक्चुअली पेड है। तो फिर भैया इसको ऐड बैक क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो आप अपने नॉर्मल बिजनेस में करते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। तो यहाँ पर ऐड बैक करके मुझे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 24,000 माइनस करना पड़ेगा। हाँ भैया बात तो सही है आपकी। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अक्रूड है ये भी, क्योंकि पीएनएल में दिख रहा है 4460, भैया हम ऐड बैक कर देंगे इसको। इन चेंजेस इन इन्वेंट्री, हाँ इसका मैं बताऊंगा क्या करना है, इसको अभी ऐड बैक मत करना, मैं बताऊंगा। ये ऐड बैक होगा ही बट अभी नहीं, आगे चल के। क्यों मैं बताता हूँ। अदर इनकम में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, भैया अब ये इनकम है ऐड हुई होगी, लेस कर दो। और भैया इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, तो उसको नहीं दिखाओगे इन्वेस्टिंग में? बिल्कुल दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमको मिला वो मैंने इन्वेस्टिंग में दिखा दिया, तो वो नेट ऑफ हो गया। यस क्लियर। तो अब देखो इतना, ये मैं दूसरा स्टेप करूंगा ना, मैं आ जाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। क्लियर। अब तीसरी चीज पता है क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से समझना, एकदम ही सिंपल लॉजिक दे रहा हूं, समझ जाओगे 10 मिनट में, 10 भी नहीं 3 या 4 मिनट में समझ जाओगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल, कभी भी कोई भी करंट असेट दिखे, मैंने क्या बोला, कभी भी कोई भी करंट असेट दिखे या करंट लाइबिलिटी दिखे, करंट असेट दिखे करंट लाइबिलिटी दिखे, एग्जांपल हमेशा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का ही लेने का। समझो, अब ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या? मेरे को किसी से पैसा लेना है, मेरे को किसी से पैसा, समझो मेरे को आपसे पैसा लेना है। अरे भाई ट्रेड रिसीवेबल कब बढ़ेगा? मेरे को आपसे 1 रुपया पहले लेना था, अब मेरे को आपसे 2 रुपया लेना है। मतलब एकदम बेसिक सा लॉजिक सोचो, मेरे को आपसे पहले 1 रुपया लेना था, कहना है से मैं आपको 1 रुपया और दूंगा, तब मुझे आपसे 2 रुपया लेना पड़ेगा। I was able to receive 1 rupee from Mr. A. I gave Mr. A 1 more rupee. So now I am liable to receive the 1 rupee which I gave now also, plus the 1 rupee which I was to receive earlier from Mr. A. Total 2 rupees. सिंपल। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या? मैं उसको 1 रुपया और दूंगा, मैं आपको 1 रुपया और दूंगा, तब मुझे आपसे 2 रुपया लेना है। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल मतलब भैया इंक्रीज इन करंट एसेट, आपका कैश आउटफ्लो हुआ। बस ये इतना याद रखने का और मैट्रिक्स बनाने का। मैट्रिक्स क्या बोलते हैं भैया? सिंपल, करंट एसेट लिखने का, करंट लाइबिलिटी लिखने का, इंक्रीज लिखने का, डिक्रीज लिखने का। अब आप मुझे एक चीज पता चल गई है कि इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब कैश आउटफ्लो होता है, बराबर। फिर सिंपल, डिक्रीज इन करंट एसेट उसका उल्टा मतलब कैश इनफ्लो। लॉजिक बोलूं? अरे मेरे को आपसे 1 रुपया लेना था, मैंने आपसे 1 रुपया ले लिया, मतलब मेरे तो कैश इनफ्लो हुआ। तो डिक्रीज इन करंट एसेट मेरा कैश इनफ्लो। और इसी का उल्टा लॉजिक ट्रेड पेबल में लगाओ। मेरे को आपको 1 रुपया देना था, मैंने आपको 1 रुपया दे दिया, मतलब पहले फर्स्ट आई वांटेड टू गिव यू 1 रुपी, नाउ आई एम नॉट लायबल टू गिव यू एनीथिंग, सो कैन आई से आई गिव यू 1 रुपी। सो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल मेरा कैश आउटफ्लो हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा? कैश इनफ्लो। मैट्रिक्स बना दिया इसी तरीके से, फिर इसको सॉल्व कर देने का।
तो आ जाओ कैसे सॉल्व करने का। ट्रेड रिसीवेबल देखो 2 लाख से 4 लाख बढ़ गया है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या है? इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट कैश आउटफ्लो लेस होगा क्योंकि कैश अकाउंटिंग में कैश जा रहा है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कैश आउटफ्लो ये हो गया। ट्रेड पेबल भी एक बार दिखा देता हूँ, फिर इन्वेंट्री का पे आता हूँ मैं। 10 लाख से 9 लाख। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल मतलब डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। भैया करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा? भैया करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, वंस अगेन इट इज अ कैश आउटफ्लो, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा। अब इन्वेंट्री की ध्यान से सुनना, इफेक्ट 2 जगह दी है। एक आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री भी दिया है और एक आपका इन्वेंट्री देखो यहाँ से 1 लाख से 50,000 घट भी रहा है। तो यू कैन डू आइदर ऑफ द 2 थिंग्स। या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब आप ये सारे एक्सपेंसेस सेकंड स्टेज में ऐड कर रहे थे ना, तब आप चेंजेस इन इन्वेंट्री उधर ही ऐड कर दो, या फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप इन्वेंट्री को डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी करके, सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट करके कैश इनफ्लो भी दिखा सकते हो। दोनों ही केस में होगा तो ऐड ही, दोनों ही केस में होगा तो ऐड ही। बट द पॉइंट इज दोनों जगह ऐड मत कर देना, एक ही जगह ऐड होगा। या तो स्टेप 2 में जब आप रिवर्स कर रहे हो तब ऐड होगा, या स्टेप 3 में ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के वक्त ऐड होगा। बट दोनों जगह ऐड मत कर देना, ये दिक्कत हो जाएगी। बस तीसरा स्टेप भी खत्म, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसके बाद जो इनकम टैक्स आपने पे किया है, एक्चुअली पे किया है, चौथे स्टेप में उसको लेस कर देने का 10,000। आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर इनडायरेक्ट मेथड आ गया। 4 सिंपल स्टेप मैंने बोले थे। पहले तो जो टैक्स एक्सपेंस एक्रू हुआ है ऐड कर दो, जो पीएनएल में एक्सपेंस इनकम है वो अक्रूअल बेसिस पे, तो उनको ऐड लेस करते जाने का, रिवर्स इफेक्ट देके। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सिर्फ एक याद रखने का कि अगर करंट एसेट कि अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होता है उसका मतलब क्या है? मेरे को किसी से 1 रुपया लेना था, अब मैं उसको 1 रुपया और दूंगा, मेरे को उससे 2 रुपया लेना है, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट मेरे लिए कैश आउटफ्लो हो गया। बस करंट एसेट को डिक्रीज उसी का उल्टा, और करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज का उल्टा करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, खत्म, बना के सॉल्व कर देने का। और फिर जो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है उसमें से जो एक्चुअल इनकम टैक्स पे किया माइनस कर दो, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इधर ही बन गया। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो क्या क्या नहीं हुआ है बैलेंस शीट आइटम्स में। ऑफ कोर्स आपके नॉन करंट एसेट्स वगैरह बाकी है। तो एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16 लाख से 19 लाख, 3 लाख से आपका पीपी बढ़ गया, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे 3 लाख का कैश आउटफ्लो दिखेगा। ये सब तो सिंपल है। इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेज किए हुए हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम हुए हैं 3 लाख के, तो यहाँ पे 3 लाख ऐड हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक तो 8% देखो 1 लाख के डिबेंचर्स इश्यू किए, मतलब पैसा अंदर आया है अपने पास। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये ऐड होगा, मैंने गलती से लेस कर दिया है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ऐड होगा, मैंने गलती से लेस कर दिया है, तो ये 1 लाख यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 लाख ऑन शेयर्स भी इशू हुए मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पर भी पैसा आया है। मैं इसको माइनस क्यों कर रहा हूँ यार, ऐड होगा ये, तो 2 लाख रुपीज माइनस 24, तो ये नेगेटिव 240 नहीं होगा, ये पॉजिटिव 1,76,000 हो जाएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 176 आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 10,000 आया, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 96,90,000 आया, तो टोटल आया 98,76,000। कितना? 98,76,000। दिस इज माई नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसको खाली करेक्ट कर देना, दिस इज 98,76,000। डोंट वरी गाइस, ये जब पीडीएफ आपके पास आएगा ये करेक्टेड ही होगा, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब एक सवाल, नॉट थियोरेटिकल, इसका भी केस स्टडी में रेफरेंस है। अब हम AS4 का एक कंसेप्ट करेंगे, आ जाओ, जो सिर्फ इतने पर बेस्ड है। आ जाओ, क्या पूछता है सवाल? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, what shall be the treatment with respect to the possible loss of inventory in the future? क्या बोलते हैं? बोलता है कि भैया इन्वेंट्री जल गई, सावन में लग गई आग, अब आगे क्या होगा? भैया क्या बोल रहे हो आप? मैं क्लास को एंटरटेन रखता हूँ भाई। 2 अप्रैल को लग गई आग। अब ध्यान से सुनना, AS4 में ना 2 टाइप के इवेंट होते हैं। एक होता है तुम्हारा एडजस्टिंग इवेंट, एक होता है तुम्हारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि भाई
बैलेंस शीट डेट पर ना मेरे पास उस इवेंट का कुछ ना कुछ तो भी आइडिया था, कंडीशन था, इंडिकेशन था, नॉट कंडीशन, इंडिकेशन था। मैंने 20 मार्च को इंस्पेक्शन करवाया, तब इंस्पेक्शन ऑफिसर बोले कि बेटा अर्थिंग वीक है, इलेक्ट्रिक स्विच बदल ले, वरना 2 अप्रैल तक वरना अगले 30-40 दिन में आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मैं तो रीले देख रहा था, मैंने तो सुना नहीं। मतलब कहने से 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पे मेरे पास इंडिकेशन था इस चीज का। इंस्पेक्शन इंजीनियर ने बोला था मेरे पास इस चीज का क्या बोलते हैं, इंडिकेशन था बैलेंस शीट डेट पे कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब भी बैलेंस शीट डेट पर किसी फ्यूचर इवेंट का आपके पास इंडिकेशन हो, उसे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। और एडजस्टिंग इवेंट का पता है क्या होता है, जिस साल में आपके पास वो इंडिकेशन है ना, उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर दैट फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस। ठीक है भैया, अगर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं होता था तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, फिर जिस साल वो इवेंट हुआ उसी साल में उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीटमेंट देने का। ठीक है, तो सच एन इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट बट नथिंग इज टू बी डन एज 100% इंडिकेशन वाज नॉट प्रेजेंट। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मेरे पास 100% आइडिया था। सच एन इवेंट इज एन नॉन एडजस्टिंग मतलब क्या, जिसका इंडिकेशन ही नहीं था, तो ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। सच एन इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड प्रोविजन शैल बी मेड। यस, मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। समझ गए, ये AS4 का बेसिक लॉजिक है। विद दिस हमने एक ही केस स्टडी में आपका कैश फ्लो विद इनडायरेक्ट मेथड रिवाइज किया, AS20 का एक राइट शेयर्स वाला पॉइंट रिवाइज किया और AS4 भी रिवाइज कर लिया। अब बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट MCQs की ओर। ओके चलिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंट MCQs। तो देखो इंडिपेंडेंट MCQs ना 4 है। इसमें एक MCQ मैंने डाला है अमेलगमेशन पे, एक MCQ आपका AS29 पर है, एक MCQ आपका कंसोलिडेशन पर है और एक MCQ आपका बाईबैक पर है। भैया 4 MCQ में 4 चैप्टर, बेसिक 4 MCQ में आपके 4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स AS29 से एक ही कंसेप्ट रिवाइज करवा पाऊंगा, बट टच तो हो रहा है। आप देखो बाकी के 3 चैप्टर्स तो पूरे ही टच हो रहे हैं लगभग। चलो आ जाओ, और अब क्वेश्चन में नाम तो देखो क्या है, हार्दिक लिमिटेड एंड रोहित लिमिटेड रिसेंटली अमेलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी मुंबई इंडियंस लिमिटेड। भैया इसमें भी क्रिकेट, ऑफ कोर्स क्रिकेट तो आपको दिखेगा ही। चलो तो देखो 2 कंपनीज है, हार्दिक लिमिटेड और एक रोहित लिमिटेड, मिलकर एक नई कंपनी बन रही है मुंबई इंडियंस लिमिटेड। एंड द फॉलोइंग आर द डिटेल्स फॉर बोथ द कंपनीज बिफोर अमेलगमेशन। देखो 5 चीजों की डिटेल्स दी हुई है। एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हार्दिक लिमिटेड की 16 लाख है, रोहित लिमिटेड की 20 लाख है। ट्रेड रिसीवेबल्स हार्दिक लिमिटेड के 4 लाख है और रोहित के 7 लाख है। ट्रेड पेबल्स हार्दिक लिमिटेड के 3 लाख है और रोहित लिमिटेड के 1.5 लाख है। 7% प्रेफरेंस शेयर्स हार्दिक लिमिटेड के 8.5 लाख, रोहित लिमिटेड के 14,25,000 और इक्विटी शेयर्स हार्दिक लिमिटेड के 8.5 लाख और रोहित लिमिटेड के 11.25 लाख। ठीक है, मतलब 5 मोटा मोटी आइटम दी गई है मुझे। ऑल द एसेट्स वर रीवैल्यूड। याद रखना, जब भी आप कोई भी असेट को बुक वैल्यू के बदले रीवैल्यूड फिगर्स पे ट्रांसफर करते हो, इट इज एन इंडिकेशन कि द अमेलगमेशन इज नॉट एन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इट इज एन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर में जो भी डिफरेंस आता है आप फ्री रिजर्व से एडजस्ट करते हो, और परचेज में जो भी डिफरेंस आता है आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व में डालते हो। इसी के लिए पूछा है what shall be the amount transferred to goodwill capital reserve as per AS14 revised. Think. देखा, conceptual clarity can do this thing. आप क्वेश्चन ही प्रेडिक्ट कर सकते हो सीधा क्या पूछने वाले हैं, वो सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। तो all the assets were revalued 15% above the book value, मतलब ट्रांसफर होने से पहले क्या हो रहा है, PPE में 15% अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में भी 15% अपवर्ड रिवैल्यूएशन। क्यों, सारे एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं। एंड ट्रेड पेबल्स वर रिवैल्यू 10% बिलो दर बुक वैल्यू, मतलब ट्रेड पेबल्स में 10% घटोतरी होगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी इश्यूड सेम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद द सेम वैल्यू एंड 10% डिबेंचर्स ऑफ मुंबई इंडियंस लिमिटेड। नई कंपनी के 10% डिबेंचर्स देंगे। मतलब ऑफ कोर्स हार्दिक और रोहित लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स है उनकी होल्डिंग्स बस ओल्ड से न्यू हो जाएगी। मतलब जितने हार्दिक लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स थे एंड रोहित लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स थे, सिर्फ उनका नाम बदल के मुंबई इंडियंस लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। और उसी के अलावा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को, आई रिपीट, हम हार्दिक और रोहित के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही 10% डिबेंचर्स दे रहे हैं।
इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ भैया, हम जब भी कोई भी पैसा डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिबेंचर होल्डर्स को इश्यू करते हैं, वो पर्टिकुलर चीज परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती। बट मैंने डिबेंचर्स अगर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए, वो मेरे परचेज कंसिडरेशन का कार्ड बन जाएगा। बट यहां पर तो भैया मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दिए, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन में आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहीं पे आपका ना कैलकुलेटिव पार्ट यहीं पर है। 10% डिबेंचर्स ऑफ मुंबई इंडियंस लिमिटेड यील्डिंग सेम इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू 4% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। अब इसका मतलब क्या, बोलते हैं पहले नेट एसेट्स निकालो, नेट एसेट्स पर 4% लगाना, फिर वो जो तुम्हारा फिगर आएगा ना, उतना ही तुम्हारा डिबेंचर्स मुंबई इंडियंस लिमिटेड के डिबेंचर का 10% इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब नेट पुरानी कंपनीज के नेट एसेट्स का 4% और मुंबई इंडियंस लिमिटेड के डिबेंचर्स जो तुम इश्यू कर रहे हो ना, उस पे 10% का इंटरेस्ट, दोनों का वैल्यू अमाउंट सेम होना चाहिए। तो मेरे को नेट एसेट निकालना पड़ेगा, इंटू 4% करना पड़ेगा, तो मेरे को इंटरेस्ट का फिगर आएगा। और इंटरेस्ट रेट मेरे को पता है मुंबई इंडियंस लिमिटेड के डिबेंचर्स का 10%, तो बस वो वाले फिगर को 10% से डिवाइड करूंगा, मेरे को मुंबई इंडियंस के डिबेंचर्स का वैल्यू आ जाएगा। डोंट वरी, मैं करवा के देता हूं आपको। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला मेरा यही स्टेज रहेगा कि मुझे नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। आ जाओ। और नेट एसेट्स पे हमेशा हम रीवैल्यूड फिगर्स लेंगे। ठीक है, तो पीपी मेरा कितना 16 लाख है, बट इस पर मुझे 15% ऐड करना है, 16 और 20। ले लो कैलकुलेटर, 16 लाख प्लस 15% रीवैल्यू करूंगा तो 1840 आता है हार्दिक लिमिटेड का। इसको ग्रीन ले लेता हूं मैं, पैरेट ग्रीन। 1840 एंड 20 लाख रुपीज तो मेरा बुक वैल्यू, उस पर 15% अपवर्ड रीवैल्यू करोगे तो 23 लाख आ जाएगा रोहित लिमिटेड के पीपी के पास। ट्रेड रिसीवेबल्स भी मेरे को 4 लाख और 7 लाख 15% अपवर्ड रीवैल्यू करके लेने, तो 4 लाख मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, प्लस 15% दैट इज 4,60,000 यहाँ पर, और 7 लाख रुपीज पर मैं 15% ऐड करूंगा, दैट इज 8,05,000 ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ईयर। ये वो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, ये असेट्स इस वैल्यू पे नई कंपनी मुंबई इंडियंस लिमिटेड में जाएंगे। और व्हाट इज नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो गलती से भी प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स को माइनस मत कर देना। आउटसाइडर लायबिलिटीज मतलब डिबेंचर्स होते हैं एंड आपके करंट लायबिलिटीज होती है, एंड दैट टू आउटसाइड टोटल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी में तो देखो डिबेंचर्स कहाँ दिख रहे हैं, वो तो मैं नए मुंबई इंडियंस लिमिटेड वाले इश्यू कर रहा हूँ। तो पुरानी कंपनी में तो एसेट्स में 2 चीजें, पीपी और ट्रेड पेबल्स, और लाइबिलिटीज में 3 चीजें दिख रही है, बट बाकी की 2 प्रेफरेंस और इक्विटी इनसाइडर है, तो ट्रेड पेबल्स ही सिर्फ आउटसाइडर हो गई, तो मैं सिर्फ ट्रेड पेबल्स लूंगा। 3 लाख रुपए पे मेरे को 10% डाउनवर्ड रिवैल्यू करके लेना है, दैट इज 270। तो यहाँ से ये 270 माइनस होगा, एंड रोहित का क्या होगा 1,50,000 माइनस 10%, दैट इज 135 यहाँ पे माइनस होगा। समझ गए? तो ये इसके हार्दिक लिमिटेड के नेट एसेट्स आ गए 20,30,000, रोहित लिमिटेड के नेट एसेट्स आ गए मेरे पास 29,70,000। क्लियर? अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, ध्यान से मैंने क्या बोला, तुम्हारे नेट एसेट्स का 4% और डिबेंचर इंटरेस्ट का 10%, दोनों का अमाउंट होना चाहिए सेम। तो ये नेट एसेट पे मैं 4% लगाऊंगा, देन इट इज 81,200, एंड ये नेट एसेट्स पे, रोहित के नेट एसेट्स पे 4% इज 1,18,800। यही मेरा डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट है। 10% अगर 81,200 है तो 100% कितना, वो मेरे डिबेंचर्स की वैल्यू हो गई। तो 81,200 डिवाइडेड बाई 10%, 8,12,000 के डिबेंचर्स मुझे हार्दिक लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, और 118,800 डिवाइडेड बाई 10%, 11,88,000 के डिबेंचर्स मेरे को रोहित लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने हैं। समझा? बढ़िया। अब देखो मेरे को टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना देना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो क्या बोला है, देखो सिंपल, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी इशूड सेम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद द सेम वैल्यू। मतलब ये 8.5 और 11.25 लाख की मेरे को देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो ये मैंने 8.5 लाख और 11.25 लाख लिख दिए। ठीक है, इसी के अलावा मेरे को 10% डिबेंचर्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे, दैट इज 812 एंड 1188। ये कहां से आया, ये आपका वैल्यू यहां पे डाल दिया। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन इतना, हार्दिक लिमिटेड के केस में 1662, रोहित लिमिटेड के केस में 2313। अब सिंपल सी बात है, 20,30,000 रुपीज के नेट असेट्स के लिए मैं दे कितना रहा हूं, 16,62,000। मतलब मेरा कितना हुआ 3,68,000। मतलब कहना है मैं कम दे रहा हूं, 2030 के नेट एसेट्स के लिए अगर मैं सिर्फ 1662 दे रहा हूं, तो ये तो मेरा डिफरेंशिएटिंग फिगर लॉस में जाएगा, डिफरेंशिएटिंग फिगर प्रॉफिट में जाएगा। तो ये तो मेरा 368 का कैपिटल रिजर्व बना है यहाँ पर।
एंड 29,70,000 के नेट एसेट्स के लिए अगर मैं 2313 भरता हूँ तो 657 वंस अगेन मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 3,68,000 प्लस 6,57,000। कैन आई से इट इज 10,25,000 इन कैपिटल रिजर्व। मतलब देखो कैसे होगा, मेरे नेट एसेट्स में जर्नल एंट्री मार रहा हूँ, नेट एसेट्स अकाउंट अगर मैं डेबिट करता हूँ तो ये मेरे बनेंगे, एक हार्दिक लिमिटेड का बता रहा हूँ, 20,30,000। ठीक है, टू परचेज कंसिडरेशन यहां पर 16,62,000, टू मेरा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,68,000। ये सिर्फ मैंने हार्दिक लिमिटेड का बताया, इसी तरह से रोहित लिमिटेड का भी बनेगा। तो ये दोनों तो मेरा कैपिटल रिजर्व हो गया, तो टोटल मेरा कितना 10,25,000 कैपिटल रिजर्व में आया। तो इसका आंसर ए नहीं है, मैंने गलती से ए टिक किया, ए पे हाईलाइट किया। द आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10,25,000 इन कैपिटल रिजर्व। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 पर अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। Which of the statement is not true with respect to accounting standard 29? AS 29 पर एक सवाल है। An enterprise shall recognize a contingent liability irrespective of whether its possibility of obligation is likely or remote। यही इसका सही जवाब है, यही स्टेटमेंट गलत है, पता है क्यों? As per AS 29 कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अकर होने का चांस अगर रिमोट है ना तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होगा, सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ डिस्क्लोज होगा, बट वो रिकग्नाइज नहीं होगा। डिस्क्लोज करना और रिकग्नाइज करना दो अलग चीज है। डिस्क्लोज करना मतलब सिर्फ नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के दे दिया, रिकग्नाइज करना मतलब उसको बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी दिखाना। समझ रहे हो? तो सीधी बात है ना यार, जब किसी कंटिंजेंट लाइबिलिटी के होने का चांस ही नहीं है, रिमोट चांस है, बहुत ज्यादा रेयर चांस है, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। एस 29 भी बोलते हैं सिर्फ डिस्क्लोज करके छोड़ देने का। तो लाइकली और रिमोट नहीं, रिकग्नाइज सिर्फ तब होगा जब उसका चांस लाइकली है। बट यहाँ पे कब बोला, यहाँ पे बोला है कि रिकग्नाइज होगा व्हेन इट इज लाइकली इन रिमोट बोथ। तो ऑफकोर्स ये तो गलत हो गया ना। तो इसका तो बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। बाकी भी आपको दिखा देता हूँ। प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज इज इन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रोविजन का डेफिनेशन ये बोलता है AS 29 डज नॉट परमिट द रिकग्निशन ऑफ कंटिंजेंट एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधी बात है ना, AS 29 दो ही चीजों की रिकग्निशन की बात करता है, रिकग्निशन ना, एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी और एक प्रोविजन। सेपरेट डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी सही है, हर क्लास के हर अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग डिस्क्लोजर तो लगेगा ही। ठीक है, बढ़िया। So let us move on to our next MCQ, which is based on consolidation. आइए, on 1st of December 2023, Bright Limited acquired 75% stake in Glow Limited for rupees 10 lakhs. The following were the values of both the companies as on 31st of March 2024. Bright Limited में देखते हैं, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे मुझे दिया गया है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 lakhs, ग्लो लिमिटेड में 6 lakhs। ब्राइट का प्रॉफिट एंड लॉस टोटल है 5 लाख, ग्लो का प्रॉफिट एंड लॉस है 2 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस ब्राइट लिमिटेड के 1 लाख है एंड ग्लो लिमिटेड के 50K। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ग्लो लिमिटेड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 40 लाख रुपीज had been revalued downwards by 15%. Further, its profit and loss account had a balance of 1,25,000 and reserves stood at 30,000. What shall be the cost of control as per accounting standard number 21? सिंपल सा मुझे डेटा दिया गया है और पूछते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो। आ जाओ। अब भैया, कंसोलिडेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जहां पर हमारे बेसिक्स ही ठीक ठाक नहीं हो पाते, हम आगे क्या बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके बेसिक्स में से ना मैं आपका एक कंसेप्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपका बताने की कोशिश करता हूं क्या होता है। अगले 3 से 4 मिनट सिर्फ सुनना, आपको मजा भी आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, मेरी गारंटी। आ जाओ। तो समझो हमारे पास 2 कंपनीज है, ठीक है। बहुत थिक हो गया भाई, ये इसकी थिकनेस को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। यस, समझो 2 कंपनीज है, ठीक है। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ए ने क्या किया, ए ने बी में अपना समझो 70% स्टेक अक्वायर कर लिया। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप याद करो, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% या उससे ऊपर का, सॉरी मोर देन 50% वोटिंग पावर, मोर देन 50% वोटिंग पावर अपना जमा ले तो उसे हम होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप में काउंट करते हैं, बराबर। तो ए ने बी में 70% वोटिंग पावर जमा लिया। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, एक बेसिक कंसेप्ट है। समझो एक शेयर है, समझो टाटा लिमिटेड का शेयर ले लेते हैं,
अब समझो टाटा का शेयर चल रहा है 100 रुपए पर, टाटा का शेयर चल रहा है 100 रुपए पर, और मेरे लिए उसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 120 रुपीज। मतलब कहना ही से कि ये शेयर मैं 20% प्रीमियम पे खरीद रहा हूं। ये तो बेसिक लॉजिक होता है, इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इतने पे फोकस करो। टाटा का शेयर है 100 रुपए का, 100 रुपए का है मार्केट में, और मुझे उस और इन्वेस्टर्स को मिल रहा है 120 पे। तो मैंने 20% प्रीमियम पे जो है खरीदा शेयर। तो मुझे बताओ, अब समझो इस पर्टिकुलर चीज की अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी है ऑन कॉस्ट बेसिस, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 120 टू बैंक अकाउंट 120, मेरे लिए वही एंट्री होता है, बराबर है। बट इसी एंट्री को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ₹100, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए मैंने 120 रुपए जो है क्या किए, खर्च किए। अब कहना ही से कि ये जो 20 रुपए में ज्यादा दे रहा हूं, वो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो उस इन्वेस्टमेंट की डिमांड उतनी है, उस शेयर की डिमांड उतनी है। मतलब कहना ही से कि इतने एक्सेस पैसे मैं गुडविल के दे रहा हूं, उस इन्वेस्टमेंट की गुडविल के दे रहा हूं। यस, आप बोल रहे हो कि भैया 120 इन्वेस्टमेंट टू बैंक 120 बराबर है, कि इन्वेस्टर जनरली वैसे ही करता है। बट अगर इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए और इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही रखा जाए, तो इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज, बट बैंक से तो गए 120, तो कहने से गुडविल के मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए। यस, ये इतना समझा आपको? अगर आपको इतना समझ गया तो आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट आराम से समझ जाएगा। क्या बात कर रहे हो भैया, ये इन्वेस्टमेंट का और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या कंसेप्ट है? इधर आओ, बताता हूं। समझो बी लिमिटेड की 70% नेट एसेट्स पता है कितने की है? बी लिमिटेड की जो नेटवर्थ है वो समझो है 9 लाख रुपीस की, और मैंने डी लिमिटेड की 70% नेटवर्थ जो कि 9 लाख रुपए की है उसको कितने में खरीदा? 10 लाख रुपए में खरीदा। तो अब मुझे बताओ, बी लिमिटेड की जो नेटवर्थ है या नेट एसेट्स है वो यहां पर डेबिट होंगे 9 लाख, लेकिन भैया मैंने तो उसके 10 लाख रुपए दिए, मैंने तो उसके 10 लाख रुपए दिए। मतलब कहना ही से कि ये जो 1 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए, वंस अगेन ये मैंने उसकी गुडविल के दिए। ओ, समझ रहे हो भैया? अगर लेट्स रिवर्स द केस, समझो अगर 9 लाख की नेटवर्थ खरीदने के लिए मैंने 10 लाख दिए, इस केस में ठीक है। बट समझो 10 लाख की नेटवर्थ खरीदने के लिए अगर मैं 9 लाख कंसिडरेशन देता तो क्या होता? तो उल्टा हो जाता। तो ऐसा होता, नेटवर्थ अकाउंट डेबिट, मुझे कितने की नेटवर्थ मिली? 10 लाख, बट मेरे बैंक से कितने गए भैया? मेरे बैंक से तो गए सिर्फ और सिर्फ 9 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपए मैंने दिए ना, गुडविल का उल्टा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बस यही कंसेप्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। समझो, डेट ऑफ एक्विजिशन पर जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी में अपना कब्जा जमाया, अपनी इन्वेस्टमेंट की भाई, उस दिन पे सब्सिडरी की नेटवर्थ का वो पर्टिकुलर हिस्सा, अपने केस में कितना है? 75% हिस्सा कितने का था वर्सेस मैंने इस हिस्से को एज अ होल्डिंग कंपनी लेने के लिए कितना पैसा दिया। यही दोनों का डिफरेंस जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता है ना, यही दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के फॉर्मूला में, हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले कंसेप्ट पे। तो देखो वही पूछा है, व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब बेसिकली मुझे यहां पर पूछा ही क्या है? गुडविल है तो गुडविल कितना, या कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व कितना। ये बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट जो है एकदम अच्छे से समझा होगा। चलो, तो अब मैं जो है आपको बताता हूं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, मैंने कितना प्रतिशत स्टेक खरीदा सब्सिडरी कंपनी में? 75%। आई एम ब्राइट लिमिटेड, समझो माई सब्सिडरी इज ग्लो लिमिटेड। मैंने ग्लो लिमिटेड का कितना परसेंट स्टेक खरीदा? 75%। और वो 75% स्टेक खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपीस दिए मैंने। तो कहने से मेरा परचेज कंसिडरेशन इस केस में हो जाता है 10 लाख रुपीस। यस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नेटवर्थ का मतलब या नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है और उसे कैसे निकाल सकते हैं? नेटवर्थ या नेट एसेट्स
की मतलब होती है वो कंपनी की वैल्यूएशन। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने किसी कंपनी का 75% स्टेक अक्वायर किया है, इसका मतलब मैंने उस कंपनी की जो भी वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसका 75% अक्वायर किया है। समझ रहे हो? जैसे उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे 100 रुपीज थी, तो इसी तरह से कंपनी की 75% वैल्यूएशन इन माई केस इज दैट 100 रुपीज। और ये जो 10 लाख मैंने ये जो 10 लाख मैंने पे किए एज पर आवर एग्जाम्पल दैट 10 लाख रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 120 रुपीज। तो भैया अब मुझे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है सिर्फ। यस, अब मुझे वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का फिगर निकालना है सिर्फ। बट भैया अब ये 75% स्टेक निकाले कैसे? इसके दो तरीके हैं। या तो आप निकालो इस तरीके से, देखो मेरी बैलेंस शीट यहां पर इस तरीके से बनती है, ध्यान से सुनना। यहां पर मेरे टोटल एसेट्स होते हैं, बराबर। यहां पर मेरी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है, यहां पर मेरा शेयर कैपिटल होता है, यहां पर मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, बराबर। ये मेरी बैलेंस शीट होती है। या समझो टोटल एसेट्स को थोड़ा और स्प्लिट करके दिखा देता हूं, मेरा फिक्स्ड एसेट्स, मेरा करंट एसेट्स, ये मेरी बैलेंस शीट बनती है। अब नेटवर्थ या नेट एसेट्स आप दो तरीके से निकाल सकते हो। इट कैन आइदर बी अ टोटल एसेट्स माइनस योर आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और इट कैन बी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब या तो देखो फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स मिला करके मेरा टोटल एसेट्स होता है, तो या तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज करके मैं निकाल सकता हूं मेरी नेटवर्थ, या फिर सिंपल ना भैया, ये गया इस मेथड में, मतलब बचता तो यही दोनों फिगर है। तो नेटवर्थ कैन ऑल्सो बी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है, एंड उस हिसाब से आई विल हैव टू सिलेक्ट वेदर आई शुड गो विद मेथड 1 और मेथड 2। अगर मुझे क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन पे सारे एसेट्स का डेटा दे दिया है, सारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज का डेटा दिया है, देन आई विल हैव टू गो थ्रू मेथड 1। बट अगर मुझे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का डेटा दिया है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस का डेटा दिया है ऑन द क्वेश्चन, तो मुझे निकालना होगा एज पर मेथड 2। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चीजें दी गई है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ग्लो लिमिटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 40 लाख रुपीज, पूरा पढ़ो पहले, सीधा मेथड 1 या मेथड 2 मत बोलो, had been revalued downwards by 15%. Further, its profit and loss account had a balance of 1,25,000. Its reserves stood at 30,000. और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मुझे ग्लो लिमिटेड पे डेट, ईयर एंड डेट, जिसको हम 31 मार्च बोलते हैं, देखो अक्वायर तो मैंने 1 दिसंबर 2023 को किया था, बट 31 मार्च इसमें कंसोलिडेशन डेट, उस पर मुझे शेयर कैपिटल का भी बैलेंस दिए। बट भैया एक्विजिशन डेट पे नहीं दिया है ना कुछ शेयर कैपिटल का बैलेंस, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि पूरे साल में ग्लो लिमिटेड में कुछ चेंजेस नहीं है शेयर कैपिटल में। तो मेरे पास शेयर कैपिटल है, मेरे पास पीएनएल और रिजर्व्स है, और भैया ये रीवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके अलावा आपको समझ गया ना, मेरे पास शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसका बैलेंस दिया हुआ है। तो आई विल हैव टू फाइंड आउट द नेटवर्थ बाय मेथड नंबर 2। मुझे ये नेटवर्थ का 75% पहले निकालना पड़ेगा। वो नेटवर्थ को मैं अपनी परचेज कंसिडरेशन से माइनस करूंगा, मतलब वो मेरा बन जाएगा 120 माइनस 100, या जो भी है 100 माइनस 120, तो वो मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व बनेगा। समझ रहे हो? दिस इज हाउ विल आई हैव टू कैलकुलेट। आ जाओ, एक तो ना ये बहुत ये हो गया, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। यस, आ जाओ। अब मैं आपको नेटवर्थ निकालता हूं, अब आपको नेटवर्थ निकालना सिखाता हूं। देखो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या अज्यूम किया कि शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, और मेरे पास 75% वैल्यू आ रही है कंपनी की। तो कहने से 6 लाख के शेयर कैपिटल में से अब 75% एज ब्राइट लिमिटेड मेरा, यस 6 लाख में से 75% एज ब्राइट लिमिटेड डेट ऑफ एक्विजिशन से मेरा, तो 6 लाख का 75% आता है 4.5 लाख रुपए। तो ये देखो, पहले मैंने परचेज कंसिडरेशन लिखा, उसमें से फिर मैं एक एक चीज माइनस करना स्टार्ट करूंगा जो मेरे नेटवर्थ से पर्टेन करती है। ठीक है, तो 4.5 लाख रुपए यहां से मैंने माइनस कर दिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे देखो दिया गया है पीपीई 40 लाख का विच हैड बीन रीवैल्यूड डाउनवर्ड्स बाय 15%। अब भैया इसका हमारे कंसोलिडेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा रीवैल्यूएशन में, समझो इस चीज को। मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना था, 40 लाख का। मेरे पास पीपी कितना था, 40 लाख का। मैं इसको ना 15% डाउनवर्ड्स रीवैल्यू करता हूं, तो मेरा बैलेंस कितना होता है, 40 लाख रुपीज माइनस 15%, दैट इक्वल्स टू 34 लैक्स। 34 लैक्स। तो मेरा रीवैल्यूएशन कितना डाउनवर्ड हुआ, कहने से मेरा 6 लाख रीवैल्यूएशन नीचे गया। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई असेट डाउनवर्ड रीवैल्यू होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, भैया हम ना असेट को क्रेडिट करते हैं
6 लाख से इस केस में, और कहना ही से हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे 6 लाख को। हाँ भैया, बात तो सही है। असेट के डाउनवर्ड अपवर्ड रिवैल्यूएशन में जो भी चीज आती है वो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हैं। तो डोंट यू थिंक ये रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट भी मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक एलिमेंट होना चाहिए? बिल्कुल भैया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो डेट ऑफ एक्विजिशन तक का है वो भी तो आपके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में आना चाहिए। मतलब कहना है से ये 6 लाख का लॉस भी मुझे 75% होल्डिंग में और 25% सब्सिडरी में बांटना पड़ेगा। बिल्कुल, अब आपको समझ में आया इसका इंपैक्ट क्या होता है। रिवैल्यूएशन होता है असेट्स का, तब रिवैल्यूएशन गेन लॉस होता है जो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए उसका कुछ हिस्सा जितना स्टेक होल्डिंग कंपनी से पर्टेनिंग है उतना में लेना पड़ता है। समझ रहे हो? तो 75% यहां पर। अब देखो, क्रेडिट वाली जितनी भी फिगर्स आती है मैं माइनस करता हूं, बट लॉस डेबिट होता है ना, तो मैं इसको यहां पर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 4.5 लाख यहां पर कैसे आया? 6 लाख 40 से 34 लाख पर असेट गया, 6 लाख का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इंटू 75%, दैट इज 4,50,000 का लॉस मैंने ऐड बैक कर दिया। अब इसी के अलावा देखो क्या है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया है। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा दिया गया है। इट्स प्रॉफिट एंड लॉस हैड अ बैलेंस ऑफ 125, डेट ऑफ एक्विजिशन। गलती से भी ये मत ले लेना, हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है ना सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालते हैं, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पर नहीं निकालते। और ये जो बैलेंसेस मुझे दिए ये 31 मार्च डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे दिया गया है। डेट ऑफ एक्विजिशन के बैलेंसेस मेरे ये रहे, तो मुझे ये कंसिडर करने पड़ेंगे। समझ गए? तो 1.25 लाख का मेरा बैलेंस बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये इसका 75% आता है 93,750। तो यहां पर मैं इसको कर दूंगा लेस। इसी के अलावा मेरे पास रिजर्व्स भी तो आए थे 30,000 के, तो ये 30,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई इसका भी 75% डेट ऑफ एक्विजिशन पे मेरे पास आना चाहिए, तो ये 22,500। अब समझो मेरी नेटवर्थ इस केस में कैसे निकली। मैं आपको ना एक बैलेंस शीट यहां पर भी इसका बना के देता हूं। देखो, जो 75% पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहने से 4.5 लाख के मेरे इक्विटी शेयर्स थे, तो ये शेयर कैपिटल 4.5 लाख यहां पर आएगा। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स मतलब PNL 93.75 के यहां पर आ गया। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कहना इसे 22.5 के यहां पर आ गया। और भैया ये रीवैल्यूएशन लॉस तो डेबिट साइड में आता है ना, तो रीवैल्यूएशन लॉस मेरा 4.5 लाख पे यहां पर आ गया। आप समझ रहे हो? तो अब देखो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा इस केस में, प्लस 93,750 प्लस 22,500 माइनस 4.5 लाख, दैट इज 1,16,250। और ना ये पता है क्या है, ये है मेरा ये एक्चुअल मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये एक्चुअली मेरा वो 75% नेटवर्थ है जो मैंने अक्वायर किया था। मतलब अपने केस में ये वो 100 रुपीज है इन्वेस्टमेंट का, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज अवर 120 रुपीज। तो ऑफकोर्स हम लोग 120 में से 100 माइनस करेंगे, तो 10 लाख रुपीज में से मैं माइनस कर देता हूं 1,16,250। तो आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है मेरा गुडविल में कितना जाएगा, 8,83,750, एंड हेंस ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। क्लियर? दिस इज माई राइट आंसर। अब देखो इसका ना मैं आपको एक और स्टेप आगे लेकर चलता हूं, इसकी जर्नल एंट्री भी मार देते हैं, चलो तो आपको और अच्छे से समझेगा। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने का आया वो देखो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास 1,16,250 का आता है, 75% नेटवर्थ। ओके, तो 1,16,250। मैंने गुडविल का पैसा कितना दिया भैया, मैंने मेरी गुडविल का पैसा दिया इस केस में 8,83,750। और मेरे बैंक से कितना पैसा गया भैया, मेरे बैंक से जो पैसा गया वो पूरे 10 लाख था। आप टैली करके देखो, ये एंट्री आपका टैली हो जाएगा, 116,250 प्लस 8,83,750, 10 लाख टैली। समझ गया? ये है आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पूरा कंसेप्ट। जितना ज्यादा हो सके मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझाया है। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। चलिए अब हम लोग एक और सवाल करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बायबैक।
भैया बाय बैक तो सिंपल है, अरे एमसीक्यू है, कर तो लेते हैं एक बार। पूछा क्या है, आ जाओ, आ जाओ। A company has proposed the buyback of 4,50,000 equity shares of 10 rupees each at a premium of 25%. For this purpose, the company has proposed to issue 50,000 preference shares of 10 rupees each at a premium of 15% and the balance to be raised out of company's cash balance. Okay. The amount that should be transferred to capital redemption reserve shall be. मेरे CRR में कितना जाना चाहिए बस वो पूछ रहे हैं, तो मुझे बताओ CRR में कितना जाएगा। देखो मेरा बायबैक का नॉमिनल वैल्यू कितना, लेस मेरा फ्रेश इश्यू का नॉमिनल वैल्यू कितना, यहां पर इसको माइनस मेरा फ्रेश इश्यू का नॉमिनल वैल्यू कितना, तो जितना भी मेरा बैलेंसिंग फिगर बचेगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा CRR में जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जाएगा। सिंपल। तो चलो करते हैं। मतलब कहना ही से कि इस केस में जो मुझे प्रीमियम वगैरह की इंफॉर्मेशन दी रखी है ये तो मुझे इग्नोर ही करनी पड़ेगी। ये इग्नोर करो, ये भी इग्नोर करो। क्यों भैया? क्योंकि नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू होता है, समझे। तो देखो मैंने मेरा बायबैक का नॉमिनल वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज थी इंटू 4.5 लाख शेयर, मतलब 4,50,000 इंटू 10 रुपीज दैट इज 45 लाख। तो यहां पर आ जाओ, मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक हुआ 45 लाख और मैंने उसके लिए फ्रेश इशू कितने का किया, फेस वैल्यू थे मेरे प्रेफरेंस शेयर्स के 10 रुपीज और ऐसे 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तो 50,000 इंटू 10 रुपीज इज माई फेस वैल्यू और इज माई नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू दैट इज 5 लाख। तो 45 लाख में से 5 लाख गया तो मेरा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR कितना आ गया, 40 लाख रुपीज। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। This finishes our MCQ part of our advanced accounting practice questions. आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर। ओके तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो आपका होगा ऑन द कंसेप्ट ऑफ योर ब्रांच अकाउंटिंग एंड AS11। मेजॉरिटी ये जो कंसेप्ट है आपका, ये जो कंसेप्ट क्वेश्चन है ये AS11 पर ही है। एंड पता है इसकी खास बात क्या है, आपके मॉड्यूल में ना 2 सवाल है जिनको कंबाइन करके मैंने ये एक सवाल बनाया है, तो आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। एक तो मॉड्यूल का है तो थोड़ी सी फैमिलियरिटी आएगी ये सवाल सॉल्व करते हुए, एंड सेकेंडली इस सवाल में 2 पॉइंट्स हैं, एक सवाल है 2 पॉइंट्स है एंड दोनों पॉइंट्स में कंसेप्ट अलग अलग है, तो आपको एक AS11 पे भी ग्रिप बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से कॉपी पेन्स एंड कैलकुलेटर्स लेकर रेडी रहिए। चलिए, अनुकूल लिमिटेड हैज इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई and has one of its branches in the States, मतलब United States of America. It furnishes you the following data for the financial years 2023-24 and 2024-25 in respect of its branch. देखते हैं। During the financial year 23-24, the following details regarding its branch in the USA at 31st March 2024 of items and exchange rates have been given as follows. तो देखिए ये कुछ आइटम्स है, जो ये कुछ ट्रांजैक्शन है जो उसने 23-24 में उस ब्रांच ने एंटर किए थे एंड कुछ एक्सचेंज रेट्स दी गई है। मशीनरी खरीदा है, सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है, अपने पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO, सेल्स है, वेजेस है, रेमिटेंसेस टू HO, रेमिटेंसेस फ्रॉम HO। साथ ही साथ डेट्स पे हमको कुछ एक्सचेंज रेट्स दिए गए, द डॉलर टू रुपी रेट, मतलब ऑन 1st of April 2021 डॉलर टू रुपी रेट वॉज 64.41, on 1st of April 2023 it was 72.31 and 31st of March 2024 डॉलर टू रुपी रेट was 74.87। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द कंपनी हैड बोरोड अ सम ऑफ $50,000 in foreign currency on April 1st 2024 at 7% per annum of annual interest and acquired a depreciable asset for the same. And the exchange rates for the financial year 24-25 are as follows. ये जो आपका कंसेप्ट है ना, यहाँ पर this particular concept is based on the preparation of your trial balance and this concept is based on the provisions of paragraph 46 and 46A. Majorly 46A पर ये क्वेश्चन है। You are required to prepare in accordance with the accounting standard 11 the trial balance in the reporting currency for the financial year 23-24। अपनी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है, बट ऑफ कोर्स रुपीस, एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 assuming
पैरा 46 इज अवेल्ड एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 31 मार्च 2025 इज पेड ऑन द सेम डेट। मतलब जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ था वो उसी दिन पे पे हो गया है एंड 46 ये पैराग्राफ अवेल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन की ओर ध्यान देते हैं। आ जाओ, तो वन बाय वन हम ट्रांजैक्शंस लेते हैं। सबसे पहले मशीनरी परचेस हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। सीधी बात है, एक असेट हमने खरीदा हुआ है, ठीक है, जिसका हमें को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है। तो इनिशियल रिकग्निशन, मुझे इस असेट के रिगार्डिंग ना मुझे कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है। मतलब कहना है से दिस मशीनरी, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है ना रेट दिया गया है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस मशीनरी इज नॉन डेप्रिशिएबल। मतलब ये पर्टिकुलर आइटम तो हमेशा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी आउट होगी, और जब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कोई आइटम कैरी आउट होती है तो उस पर्टिकुलर आइटम का इनिशियल रिकग्निशन होता है उसकी ट्रांजैक्शन डे की रेट पर। तो $7,500 ऑन 1 अप्रैल परचेस किया था और 1 अप्रैल 21 में मेरा रेट क्या है 64.41। तो मैं करता हूँ 7,500 इंटू 64.41, दैट कम्स टू 4,83,075। ये मेरा परचेज है तो डेबिट में जाएगा। क्लियर? तो मशीनरी तो हमने कर दिया। सन्ड्री डेटर्स 2,400, नॉन मॉनिटरी आइटम का हम रिकग्निशन कैसे करते हैं भैया? मॉनिटरी आइटम का रिकग्निशन है, कैसे होगा? मॉनिटरी आइटम का सब्सिक्वेंट रिकग्निशन होता है एट द क्लोजिंग रेट, मतलब कि ऑन द रेट ऑफ 31 मार्च 2024। तो 2400 का 31 मार्च 2024 का रेट क्या है 74.87। तो 2,400 इंटू 74.87 जो मेरा बन जाता है 1,79,688। तो ये मेरे डेटर्स का क्लोजिंग रेट पर वैल्यूएशन हो गया। ओपनिंग स्टॉक 600, भैया ओपनिंग आइटम है और तो हम लोग इसे ओपनिंग रेट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 पर मेरी रेट है 72.31 एंड मेरा ओपनिंग स्टॉक का डॉलर में रेट है 600। मतलब कहना इसे इट इज गोइंग टू बी 72.31 इंटू 600, दैट इज 43,386। ये ओपनिंग रेट पर डेबिट में लिख दिया मैंने। इसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, भैया एचओ टू ब्रांच, ब्रांच टू एचओ, इसका तो हम हमेशा हमारे एक्चुअल अमाउंट पे लिखते हैं। किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शन है, मतलब गुड्स रिसीव हुए हैं, गुड्स वापस गए हैं, रेमिटेंस हुआ है, रेमिटेंस आउटवर्ड हुआ है, ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस तो हम एक्चुअल अमाउंट पर लिखते हैं। तो ये 9150 मेरे लिए रेलेवेंट इस केस में है ही नहीं। मेरे को तो सीधा इसको 5 लाख रुपए पे ट्रायल बैलेंस में दिखाना है, बराबर। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एक्चुअल रेट 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट सेल्स $10,000। अब सेल्स का क्या होगा? सिंपल सी बात है, सेल्स भी मुझे मेरी एवरेज रेट पे दिखाना पड़ेगा। तो निकालो एवरेज रेट। इट इज माय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब मेरी 72.31 प्लस 74.87 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 72.31 प्लस 74.87 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी 73.59 मल्टीप्लाइड बाय मेरे $10,000 की सेल्स है। मतलब कहना है इट इज 7,35,900 रुपीज। यस, इट इज 7,35,900। इधर मैं लिख देता हूं, काम आएगा। दिस एवरेज रेट कम्स टू 73.59। नहीं, क्या हो गया? यस, दिस एवरेज रेट कम्स टू 73.59। इसी के अलावा वेजेस, भैया वेजेस भी ओवर द ईयर वाला ट्रांजैक्शन है तो इसको भी हमें एवरेज रेट पे करना पड़ेगा। तो 73.59 मल्टीप्लाइड बाय 1500, दैट इज गोइंग टू बी 1,10,385। वंस अगेन वेजेस 110,385 यहाँ पर मैंने डेबिट में लिख दिया क्योंकि इंडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। नेक्स्ट रेमिटेंस टू एचओ, रेमिटेंस फ्रॉम एचओ। मैंने अभी अभी बोला एचओ ब्रांच के बीच वाला ट्रांजैक्शन वो रेमिटेंस के नेचर का हो या फिर अगर वो गुड्स वाले नेचर का हो, इन बोथ द केसेस हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? एक्चुअल पे। तो एचओ की बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग कितने पर हुई थी? 3,32,000। तो रेमिटेंस टू एचओ हम यहाँ पर लिख देंगे 3,32,000 और रेमिटेंस फ्रॉम एचओ 8,231 ये तो रेलेवेंट है ही नहीं, 674 ये रेलेवेंट है तो मैं इसको 674 पे यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दूंगा ऑन द एक्चुअल। और देखो यहाँ पर मेरा डेबिट का मेरे क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। देखो 4,83,075 प्लस 179,688 प्लस 43,386 प्लस 5 लाख रुपीज प्लस 110,385 प्लस 3,32,000। तो डेबिट साइड का टोटल आता है 16,48,534
इसमें से मेरी क्रेडिट की आइटम 7,35,900 जो मैंने सेल्स की लिखी थी, और 6,74,000। एक्चुअली दिस इज कमिंग टू 2,38,634। ये मेरा एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है। ओके गाइस, सो दिस पर्टिकुलर आंसर इज रॉन्ग, दिस इज राइट। 2,38,634 मेरा एक्सचेंज डिफरेंस आता है। और आप देख रहे हो मैंने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरा ट्रायल बैलेंस रिपोर्टिंग करेंसी में बना दिया है। आइए अब हम हमारे इस क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब व्हाट डज दिस पैरा 46 एंड 46A स्टेट? ध्यान से सुनना, ये आपको जर्नल एंट्रीज में समझाऊंगा, डोंट वरी। समझो, जब भी आप कोई लोन लेकर डेप्रिशिएबल एसेट खरीदते हो, फॉरेन करेंसी में लोन लिया, रिपोर्टिंग करेंसी में आया और फिर मैंने डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा, तो जनरल क्या ट्रीटमेंट होता है पता है? वो लोन का जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ता है। बट 46A, पैरा 46A अगर मैं ऑप्ट करता हूं, AS 11 में पैरा 46A अगर मैं ऑप्ट करता हूं, तो असेट की जो यूजफुल लाइफ है ना, वो यूजफुल लाइफ के बेसिस पर मैं क्या करूंगा, वो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसे मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। मतलब असेट के कॉस्ट के साथ मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो जनरली P&L, बट क्योंकि मैंने इस केस में 46 से अवेल किया है, तो मैं असेट की कॉस्ट के साथ इस चीज को एडजस्ट कर सकता हूं। समझ रहे हो? चलो मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि मैंने $50,000 का फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024, और 1 अप्रैल 2024 को रेट क्या था? 74.85। मतलब मेरे पास रुपीज में कितना पैसा आएगा? कैन आई से 74.85 इंटू $50,000, दैट इज गोइंग टू बी माई 37,42,500। ठीक है, 37,42,500 यहां पर। नेक्स्ट, मुझे इस लोन पे इंटरेस्ट भी एक्रू करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना है? 7% पर एनम। तो ये तो सिंपल सी बात होगी। बट इंटरेस्ट कब अक्रू होता है? इंटरेस्ट तो मेरे साल के आखिरी दिन पर अक्रू होता है। मतलब मुझे ये वाली रेट के हिसाब से इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा। मतलब $50,000 मल्टीप्लाइड बाई 76.21 मल्टीप्लाइड बाई 7%, दैट इज 266,735। तो 266,735 मेरा यहां पर आ गया। एंड क्या मैं इस इंटरेस्ट को लोन के अमाउंट में ऐड करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पे ही कर दिया है। तो सीधा फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा एक्सचेंज डिफरेंस कितना आता है? देखो, रेट बढ़ चुका है, मतलब मेरा डिफरेंस कितना? कहना है से 76.21 माइनस 74.85 में करूंगा, और मतलब ये मेरा $1 पर डिफरेंस है। तो $50,000 पे कितना डिफरेंस होगा? इंटू $50 के। तो करो, 76.21 माइनस 74.85 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब देखो पर डॉलर 1.36 रुपीज का डिफरेंस आता है, इंटू $50,000, मतलब टोटल डिफरेंस मेरा 68,000 का बनता है। यस, 68,000। तो मैंने इसको एक तो फॉरेन लोन को क्रेडिट किया और फॉरेक्स डिफरेंस को यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया, बराबर। अब समझना, मैंने क्या बोला कि अगर मैंने 46 से ऑप्ट ना किया होता तो मैं ये फॉरेक्स डिफरेंस को पता है किधर डालता? सीधा एंट्री मारता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेक्स डिफरेंस। बट मैंने 46 से ऑप्ट किया है, तो अब ये डिफरेंस मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भैया, डॉलर टू रुपी का जो रेट है वो बढ़ चुका है, मतलब दिस इज अ पॉजिटिव डिफरेंस। दिस इज अ डेबिट डिफरेंस। मतलब मेरे को ये जो डेबिट वाला डिफरेंस आया है, ये डेबिट वाला पॉजिटिव डिफरेंस मींस, अच्छा मैं पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि असेट को बढ़ाना है ना मुझे। तो असेट क्या होता है? डेबिट बैलेंस। पॉजिटिव डेबिट डिफरेंस मतलब असेट को और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो ये 68,000 ओवर द लाइफ ऑफ एसेट मैं क्या करूंगा? डेप्रिशिएबल एसेट के साथ एडजस्ट कर दूंगा। भैया अगर 46 से ऑप्ट ना किया होता तो सिंपल, ये डेप्रिशिएबल एसेट की जगह पर क्या आता पता है? P&L अकाउंट आ जाता। P&L अकाउंट आ जाता। ये आपका एक AS 11 पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवा दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो बात करता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। हम में से मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स के एक फेवरेट टॉपिक पर यह बेस्ड है। बताओ है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। चलिए, बट इसमें भी मैं आप लोगों के लिए ये जो पहले दो एडजस्टमेंट्स है ना, इस पर ये पहला एडजस्टमेंट जो है, ये जो एडजस्टमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया ना, पहले दो एडजस्टमेंट्स बहुत सही है, करना मजा आएगा आपको। चलो, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ तन्मय लिमिटेड विच इज रनिंग इनटू लॉसेस। सीधी बात है, कोई भी बिजनेस जब लॉस में जाता है सिर्फ और सिर्फ तब हम उसे इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड हेंस हैज एंटर्ड इनटू अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन।
बैलेंस शीट मुझे दी गई है, ये देखो ये मेरा लॉस इधर छुपा हुआ है, पीएनएल डेबिट बैलेंस 10 लाख का लॉस है। शेयर कैपिटल 42 लाख का मेरे पास है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 8% डिबेंचर्स 18 लाख के। करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास है ट्रेड पेबल्स जो 4 लाख के हैं एंड अदर करंट लाइबिलिटीज है मेरे पास 1 लाख पे, ठीक है, 55 लाख पे लाइबिलिटी साइड टैली। एसेट साइड में मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेरे पास बिल्डिंग्स है, क्या है, बिल्डिंग्स है 20 लाख के। 10% इंटरेस्ट यील्ड करने वाले इन्वेस्टमेंट्स है 14 लाख और करंट एसेट्स में मेरे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स 11 लाख के और इन्वेंट्री मेरे पास है 10 लाख की और यहाँ पर भी मेरा टोटल 55 लाख है। तो ये मेरा बैलेंस शीट मुझे दिया हुआ है। चलिए, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड एज पर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ये सारे एडजस्टमेंट्स है। पहले मैं रिक्वायरमेंट देख लेता हूँ क्वेश्चन की क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and prepare the balance sheet after the necessary changes have been made with respect to the reconstruction scheme। अब समझना, हर एक एडजस्टमेंट, देखो इसमें है कितने, 4 ही एडजस्टमेंट है, बट 4 बहुत भारी भरकम एडजस्टमेंट लाया हो आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को समझेंगे और मैं आपको उसकी 1 बाय 1 जर्नल एंट्री यहाँ पर करवाता ही जाऊंगा। देखो मेरे पास सोल्यूशन रेडी है, आप लोगों के लिए सोल्यूशन भी ड्राफ्ट करके लाया हूँ एंड रिड्यूस्ड वाली बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट करके लाया हूँ जो टैली भी होती है, ठीक है। हमें बस सोल्यूशन के थ्रू एक बार मैं आपको ग्लांस आउट करवाऊंगा। आ जाओ, सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल का मेरा टोटल वैल्यू कितना है, देखो 42 लाख। शेयर कैपिटल का मेरा टोटल वैल्यू 42 लाख है। अब सुनना, शेयर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 20 लाख रुपीज ऑफ इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 12 रुपीज ईच ऑन विच 10 रुपीज हैज बीन पेड अप। मतलब सीधी बात है ना, मेरे पास टोटल शेयर्स कितने, ध्यान से सुनना, 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12 मत करना। काफी लोग क्या करेंगे, 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास भैया 1,66,667 शेयर्स है। मत बोलना ऐसा, मत बोलना। 20 लाख रुपए का मेरे पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट जमा है, बट आप ध्यान से देखो, फेस वैल्यू भले 12 रुपए है बट उस पर पेड अप कितना है, उस पर पेड अप तो 10 रुपया है। मतलब कहना इसे, मेरे पास जो 20 लाख का टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो तो सिर्फ 10 रुपीज पेड अप पर शेयर के हिसाब से आता है। यस भैया, तो मैं 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो 2 लाख रुपए है ना, वो आएंगे मेरे सही इक्विटी शेयर्स के नंबर्स में। मतलब आई हैव 2 लाख इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 110 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप। अब भाई मेरे पास 42 लाख का टोटल शेयर कैपिटल था एज पर माई बैलेंस शीट, जिसमें से 20 लाख रुपए तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल था और बोलते हैं बैलेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया, कैन आई से 42 माइनस 20 दैट इज 22 लाख इज माई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और हर एक शेयर 110 रुपए का है जो कि फुल्ली पेड अप है। तो 22 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 110 करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास आ जाते हैं 20,000। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स आए, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब देखो एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच इक्विटी शेयर विल बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 रुपीज इज फुल्ली पेड अप एंड बैलेंस 10% प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिड्यूस। पहले ना मैं सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ट्रीटमेंट बताता हूं। देखो क्या है, एक शेयर है 12 रुपए का जिस पर 10 रुपए पेड अप है, ठीक है। और वो एक शेयर 2 शेयर्स में स्प्लिट होगा हैविंग 5 रुपीज फुल्ली पेड अप। मतलब अब समझो ना, 10 रुपए पर शेयर पेड अप था, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 शेयर्स ऑफ 5 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप। मतलब क्या इस पर्टिकुलर केस में, ये इक्विटी शेयर्स के केस में कोई भी तरीके का कैपिटल रिडक्शन हुआ? द आंसर इज नो। भैया क्यों नहीं? 12 रुपए का एक फेस वैल्यू का शेयर था, उसको आप 2-2, 5-5 रुपए के शेयर में स्प्लिट करोगे तो एक्सेस 2 रुपीज तो कट ऑफ हुआ ना। अरे मेरे भाई, मेरे पास जो अमाउंट था वही तो पर शेयर 10 रुपीज पेड अप था। मतलब मैं फ्यूचर लाइबिलिटी को फॉरगो कर रहा हूं, जो 2 रुपए की लाइबिलिटी पे करनी होती है ना, वो फ्यूचर लाइबिलिटी को फॉरगो कर रहा हूं। मेरे पास जो पैसा ऑलरेडी आ चुका है, मैं उसमें से कुछ नहीं काट रहा हूं। जो पैसा मेरे पास आया है उसको तो मैं सिर्फ 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर रहा हूं। समझ रहे हो इस चीज को? तो इस केस में कोई भी तरीके का कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा। और प्लीज बोलना मत 12 रुपए को स्प्लिट किया, 12 रुपए को स्प्लिट नहीं किया। 12 में से 2 रुपए तो मेरे पास आए ही नहीं है। तो मेरे पास आए कितने? 10 रुपए है।
और एक 10 रुपए पेड अप शेयर को मैं दो 5 रुपए के फुल्ली पेड अप शेयर्स में स्प्लिट कर रहा हूं, तो इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन आया? इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन ही नहीं आया। समझ रहे हो? तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी समझो। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 रुपीज डेबिट। 12 रुपीज क्यों? क्योंकि पुरानी फेस वैल्यू 12 रुपीज थी, बट मेरे पास आया कितना था? 20 लाख। 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपीज अकाउंट डेबिट 20 लाख। यहां पर मेरे पास कितने शेयर थे समझो? 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, मतलब कैन आई से 2 लाख रुपए इंटू 10 रुपीज पर शेयर पेड अप, और यहां पर 5 रुपए आया, मतलब कैन आई से 4 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए और प्राइस आधा हो गया, तो 4 लाख शेयर्स इंटू 5 रुपीज पर शेयर पेड अप। आप करो 2 लाख इंटू 10 करो, 4 लाख इंटू 5 करो, आपको 20 लाख आपका आंसर टैली होगा। तो इस केस में मेरा कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं हुआ भैया, सॉरी, वो ना हमको आदत है हर केस में कैपिटल रिडक्शन डालने की, तो हम भी थोड़े से फिसल गए थे। प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिड्यूस्ड। अब देखो क्वेश्चन ने बोल दिया रिड्यूस हो रहा है, 200 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब देखो अब ना प्रेफरेंस शेयर पर 110 रुपीज पर शेयर था फुल्ली पेड अप। अब समझना 110 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप था, जिसको मैंने रिड्यूस किया ₹100 पर शेयर पर, मतलब भैया यहां पर तो मेरे पास पर शेयर 110 रुपया है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक शेयर पर सिर्फ 100 रुपया पेड अप होना चाहिए, फुल्ली पेड अप। मतलब कहना इसे पर शेयर में 10 रुपए जितना पैसा जो ऑलरेडी पेड अप है उसको फ्री कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग माई लॉसेस आउट। तो ये 10 रुपीज पर शेयर मेरा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ओ नहीं, ये 10 रुपीज भी नहीं जाएगा, सॉरी फॉर इट गाइस, सॉरी फॉर इट। ये 10 रुपीज में से भी क्या बोलते हैं, 50% ऑफ द एक्सेस। 110 से 100 रुपए पे मैंने गिराया, तो 10 रुपया एक्सेस मैंने किए, 10 रुपया एक्सेस गिराया, 50% ऑफ द एक्सेस बीन रिटर्न ऑफ एंड बैलेंस बीन रिफंडेड, मतलब ये 10 में से भी 5 रुपए पर शेयर तो मैं रिफंड कर दूंगा, और ये बैलेंस इसका 50% 5 रुपया मेरा जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। ओ समझने की कोशिश करो, एक शेयर पर 110 रुपया पेड था, मुझे गिरा करके उसको 100 रुपया पर शेयर पे लाना है, पैसा ऑलरेडी 110 पूरा पे हुआ था, मतलब पर शेयर में 10 रुपया फॉरगो कर रहा हूं, पर शेयर 10 रुपया मैं यूज करूंगा फॉर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। उस 10 रुपए से मैं, उस 10 में से भी 5 रुपए मैंने बाद में डिसाइड किया नहीं 5 रुपया रिफंड कर दो, आधा 10 रुपए का पर शेयर रिफंड कर दो, तो वो 5 रुपए फिर से रिफंड हो गया, और जो उसका 5 और वो जो बैलेंस 5% है वो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में, वो मेरा कैपिटल रिजर्व में आएगा। ओ अब समझे भैया? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 110 अकाउंट डेबिट 22 लाख और 100 शेयर्स। देखो मेरे पास कितने शेयर्स थे, 22 लाख डिवाइडेड बाय 110, 20,000 शेयर्स थे, और 20,000 शेयर्स पर मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ 100 रुपए फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तो 20 लाख यहाँ पर, मतलब 22 में से 20 गया, मतलब कहना ही से कि 20,000 रुपए पर अगर मैं 10 रुपए पर शेयर भी वेव ऑफ करता हूं तो 2 लाख रुपए मेरे टोटल वेव ऑफ हुए। यस, ये 2 लाख में से भी 50%, मतलब 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जाने दिए, और बाकी का 1 लाख रुपए मैंने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। भैया मस्त एडजस्टमेंट था, मजे आ गए ना। चलो अब एक और अच्छा एडजस्टमेंट, एंड ये एडजस्टमेंट आपकी मॉड्यूल का ही है, तो आपको मजा आएगा। आ जाओ। Debenture holders agreed to take over buildings worth 10 lakh rupees at a valuation of 12 lakh in part repayment of their holdings, and to provide additional cash of 1,50,000 secured by a floating charge on company's assets at an interest rate of 10% per annum। क्या बोल रहा है भैया, क्या बोलते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स, मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर्स मुझे बैलेंस शीट में कितने दिख रहे भैया? अरे तो सोल्यूशन आ गया, सॉरी। डिबेंचर होल्डर्स मुझे मेरी बैलेंस शीट में जो है दिख रहे हैं 18 लाख के। बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं कि आपका वो बिल्डिंग हमको दिख रहा है, आपको वो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को बोलते हैं कि भैया आपको वो बिल्डिंग दिखता है। बिल्डिंग कंपनी वाले बोलते हैं हाँ बढ़िया मस्त बिल्डिंग है, देखो मस्त फ्लोरिंग लगाया है, कांच वाच लगाया है। डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं तो सुनो फ्लोरिंग अच्छा है इसके लिए बोल रहा हूं, ये जो तुम्हारा बिल्डिंग है ना इसमें से 10 लाख रुपए का बिल्डिंग हमको दे दो, और हम समझेंगे कि हमारा 18 लाख में से 12 लाख माफ। मतलब कहना इसे 10 लाख की बिल्डिंग को तो पहले मुझे 12 लाख का कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिबेंचर होल्डर से उसको सेट ऑफ कर पाऊंगा। मतलब फर्स्टली आई विल हैव टू वैल्यू दोस 10 लाख रुपीस का बिल्डिंग टू 12 लाख। मतलब पहले तो 10 लाख की बिल्डिंग को 12 लाख पर मेरे को रीवैल्यू करना पड़ेगा, उसके बाद
उसको मैं डिबेंचर होल्डर्स के सामने सेट ऑफ करूंगा। बढ़िया। तो अब मेरे डिबेंचर होल्डर्स कितने के बचे पेमेंट के लिए? 6 लाख रुपए। बट उसके बाद बोलते हैं कि बाकी के 6 लाख रहने दो, हमको क्या करो पता है? क्या बोलते? टू प्रोवाइड एडिशनल कैश सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। आपने, अगर आपको याद हो तो सीए फाउंडेशन में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, फिक्स्ड चार्ज डिबेंचर्स एंड फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर्स। या फिर अगर आपने सीए इंटर लॉ में एक चैप्टर पढ़ा हो, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो आपको पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या? कंपनी के सारे असेट्स पर हक है, वैसे वाले डिबेंचर्स हमको दो। फिक्स्ड चार्ज मतलब क्या? कंपनी के सिर्फ एक या कुछ एसेट्स, 1, 2 या तुच्चे उच्चे एसेट्स पे हमारा हक है, सिर्फ उनके हमको डिबेंचर दो। तो यहां पर क्या बोला है? 1,50,000 का कैश हम आपको देंगे, हमको 10% इंटरेस्ट वाले फ्लोटिंग चार्ज वाले डिबेंचर्स इशू करो। मतलब अब देखो, 1.5 लाख रुपए के 10% वाले डिबेंचर्स बचे, 1.5 लाख रुपए के 10% वाले डिबेंचर्स मैंने नए इशू किए, और एंड में 6 लाख 8% वाले भी तो डिबेंचर्स बचे थे। ओ भैया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हमको जर्नल एंट्री करके बता दो ना। आ जाओ बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डिबेंचर होल्डर बोलते हैं 10 लाख की बिल्डिंग हमारी, बदले में हमारे 12 लाख के पेमेंट माफ। तो पहले तो मैंने बिल्डिंग को 2 लाख से ऊपर रिवैल्यू किया, तो अब मेरे वो जो जितनी भी मेरी बिल्डिंग थी उसमें से 10 लाख की बिल्डिंग को मैंने 12 लाख पर लाया, ये एंट्री पास करके, बिल्डिंग्स टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद 12 लाख के बिल्डिंग्स को मैंने डिबेंचर होल्डर्स के सामने सेट ऑफ कर दिया। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स। मेरे डिबेंचर्स कितने थे? 8%, 18 लाख, उसमें से 12 लाख डेबिट हो गए। तो अब मेरे 8% डिबेंचर्स कितने के बचे? 6 लाख के। उसी के अलावा बोलते हैं कि हम 1.5 लाख रुपए आपको कैश दे रहे हैं, हमें नए 10% डिबेंचर्स दो। तो 1.5 लाख कैश दिया, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आए, 1,50,000 टू 10% डिबेंचर्स 1,50,000। तो अब टोटल डिबेंचर्स कितने हो गए? 7.5 लाख। समझाने की कोशिश की है मैंने आपको, आई होप आपको समझा होगा। आगे अब छोटी मोटी चीजें। ट्रेड रिसीवेबल्स हैड बीन रियलाइज्ड इन कैश। देखते हैं मेरा ट्रेड रिसीवेबल कितना है बैलेंस शीट में, 11 लाख। तो सिंपल, बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल्स 11 लाख, ये एंट्री पास हो गई। इसी के अलावा, अरे किधर गया? हाँ, इन्वेंट्री हैज बीन रीवैल्यूड एट 14 लाख रुपीज। ओके, मेरी इन्वेंट्री थी कितनी? 10 लाख की। तो वंस अगेन 4 लाख जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, 10 लाख की इन्वेंट्री को 14 लाख पे रीवैल्यू कर रहा हूं। तो इन्वेंट्री टू कैपिटल रिडक्शन 4 लाख चल रहा। अब देखो क्या बोलता है, द बैलेंस बिल्डिंग्स आफ्टर टेकिंग ओवर बाय डिबेंचर होल्डर्स वर वैल्यूड एट 21 लाख रुपीज। अब समझना, मेरी बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, मेरे बिल्डिंग पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुए मेरे को वो समझने पड़ेंगे। 20 लाख मेरा ओपनिंग बैलेंस था, बराबर। देखो 20 लाख मेरा ओपनिंग बैलेंस था बिल्डिंग्स का। अब उसमें से 10 लाख की बिल्डिंग्स को मैंने 12 लाख पे रीवैल्यू किया, मतलब टोटल बिल्डिंग्स का मेरा ब्लॉक 2 लाख से बढ़ा, और मैंने माइनस कर दिया 12 लाख। क्यों? रिवैल्यूएशन के बाद डिबेंचर होल्डर्स मेरे 12 लाख की बिल्डिंग लेकर के चले गए। तो अब मेरा क्लोजिंग कितना बचता है? कैन आई से इट इज माई 10 लाख रुपीज का बिल्डिंग। कैन आई से 10 लाख की बिल्डिंग्स बचती है, और ये 10 लाख की रिमेनिंग बिल्डिंग्स 21 लाख पर रिवैल्यू हुई। मतलब ये 10 लाख की बिल्डिंग्स अगर 21 लाख पर रिवैल्यू होती है तो कितना पॉजिटिव रिवैल्यूएशन गेन आया? 11 लाख। ये भी किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। तो बिल्डिंग्स टू कैपिटल रिडक्शन। एंड अब देखो मेरा कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना बचता है। इधर आओ, आपको अगर जर्नल एंट्रीज के थ्रू नहीं समझता है, मैं आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना करके देता हूं। सबसे पहले यहां पर देखो 1 लाख डेबिट हो रहा है, 2 लाख डेबिट हो रहा है, तो इसका मैं 3 लाख यहां पर लिख देता हूं, ये डेबिट यहां पर हो रहा है। फिर मैं बोलता हूं यस 4 लाख और डेबिट हो रहा है यहां पर, मतलब टोटल 7 लाख हो गया, और 11 लाख और यहां पर डेबिट हो रहा है। तो 3 और 4 7 हो गया, और 11 मतलब कहना है, और 11 मतलब कहना है इसे 18 लाख यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो ये 18 लाख मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये 18 लाख मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और अब मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी समझो। शेयर कैपिटल, सबसे पहले एक एक एलिमेंट पर बात करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या हुआ? शेयर कैपिटल में ध्यान से सुनना, ये 20 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, उनका खाली प्रपोर्शन, उनका खाली पर शेयर पेड अप वैल्यू चेंज हुआ, टोटल तो सेम था, तो ये तो अभी का अभी 20 लाख ही रहेगा। और प्रेफरेंस शेयर्स में से मैंने याद है 110 से 100 गया था, तो मैंने 2 लाख रिड्यूस किए थे। तो जो मेरे 42 लाख का शेयर कैपिटल था,
अब उसमें से नेट इक्विटी में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स में 2 लाख गिर गए, तो अब मेरा नया शेयर कैपिटल 42 लाख माइनस 2 लाख करके 40 लाख हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या होता है भैया? रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख नेगेटिव में था, मैंने 18 लाख कैपिटल रिडक्शन से ट्रांसफर किया, तो -10 + 18 मेरा +8 आ गया। इसी के बाद डिबेंचर होल्डर्स याद है, मेरे 6 लाख के 8% डिबेंचर्स बचे थे, तो वो यहां पर आ गए। साथ ही साथ 1.5 लाख के और 10% डिबेंचर्स इशू किए थे, तो वो यहां पर आ गए। ट्रेड पेबल्स 4 लाख रुपए के यहां पर वैसे के वैसे है, अदर करंट लाइबिलिटीज वैसे की वैसी है। असेट्स में समझो, नॉन करंट एसेट्स, ये देखो मैंने पीपी का कैलकुलेशन यहां पर दिखाया हुआ है। पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फिर डिबेंचर होल्डर्स लेकर गए तो 10 लाख बचता है, फिर मैंने 21 लाख पर बैलेंस बिल्डिंग को रिवैल्यू किया था, तो मेरा फाइनल क्लोजिंग फिगर 21 लाख यहां पर आ गया। 10% इन्वेस्टमेंट्स वैसे के वैसे ही थे, 14 लाख। डेटर्स मैंने बेच दिए थे, इफ यू रिमेंबर, डेटर्स मैंने बेच दिए थे 14 लाख। और जितना भी मैंने रिकंस्ट्रक्शन में एडजस्टमेंट किया ना, मैंने वहां पर बार बार बैंक अकाउंट यूज किया। ये देखो बैंक यहाँ पर भी है, बैंक यहाँ पर भी है, तो उसके आप इफेक्ट्स लोगे ना, तो आपको बैंक अकाउंट का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आएगा 11.5 लाख। और जब आप ये सारी आइटम्स लिख दोगे तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिड्यूस्ड वाली बैलेंस शीट 60,50,000 पर टैली हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर एंड दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो एन इंसाइटफुल वन। अब आते हैं हमारे आज के इस दिन के आखिरी सवाल पर। भैया बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, थैंक यू वेरी मच भाई। ये वाली वीडियो को ना अगर आपने वो एमसीक्यू वीडियो के साथ देख लिया, मजे आ जाएंगे भाई, मजे आ जाएंगे। एडवांस अकाउंट्स मुट्ठी में हो जाएगा भाई। चलो अब ये सवाल आज का आखिरी सवाल है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जो बात करता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम की। आपकी मॉड्यूल का ही सवाल है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिया हुआ है, बट काफी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा ये आपको करवाया जाए। आ जाओ, ये देखो, ये मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगर इन केस यू वांट टू रेफर इट। आ जाओ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 3। रोशन लिमिटेड हैड एन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स अमाउंटिंग टू 5 crores. ओके, द म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग एजेंसी हैड फर्दर मेड द फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। टाटा पावर में इसकी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स थी, एमआरएफ लिमिटेड में इसने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स लिए, बजाज मोटर्स के 2 लाख। मतलब कहना है इसे दीज आर माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यस भैया, दीज आर योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द एजेंसी हैड सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन टाटा पावर लिमिटेड फॉर 7 crores। मतलब समझो 2 करोड़ की कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की, जिसको उन्होंने बेचा 7 करोड़ पर, विच वर ट्रांसफर टू रोशन लिमिटेड। ओके, मतलब समझो मैं रोशन लिमिटेड हूं, मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी ने मेरे 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स को 7 करोड़ पे बेच दिया। द अकाउंट्स मैनेजर हैड रिसीव्ड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड एजेंसी ऑन 31 March 2024। क्या है? अब देखो, यही इस क्वेश्चन की जान है, ये एडजस्टमेंट। 7 crores had been deducted from the cost of investment and carrying amount as at year end is 50 lakhs। मैंने पता है क्या किया, मुझे बताओ अकाउंट्स में क्या होता है? सिंपल, हम सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करते तो ही प्रॉफिट निकलता है। मैंने पता है क्या किया, मैंने कॉस्ट में से गलती से सेल वैल्यू को माइनस कर दिया, तो मेरी अकाउंटिंग इनकम जो आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं होगी। आई नो दिस इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट, बट इस केस में मेरी अकाउंटिंग इनकम जो आनी चाहिए थी, अकाउंटिंग इनकम तो मेरी 0 हो गई, मतलब नेगेटिव में जाएगी। तो नेगेटिव अकाउंटिंग इनकम को भी विल कंसिडर इट 0 ओनली, बराबर, क्योंकि कोई पॉजिटिव इनकम नहीं है। कंपनी हैड टू पे अ कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट 20% ऑन द नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 5 crores। नेट सेल कंसिडरेशन कैसे आया? 7 करोड़ का सेल कंसिडरेशन था, लॉजिकली देखने जाए तो 7 करोड़ का सेल कंसिडरेशन था टाटा पावर का। टाटा पावर का मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 2 करोड़, तो 7 में से 2 करोड़ गया 5 करोड़। एंड अज्यूमिंग दिस वाज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंस्टीट्यूट ने भी आपके मॉड्यूल में जो सवाल दिया है टैक्स का प्रोविजन देना चाहिए था, बट टैक्स में देयर इज अ सेक्शन 112 जो बोलता है इस तरीके के म्यूचुअल फंड शेयर्स पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर हम लोग फ्लैट 20% टैक्स लगाते हैं ऑन द LTCG। तो वही इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है। ड्यू टू फ्लर्ट वेरिएंट ऑफ कोविड-19, सुधर जाओ। फ्लर्ट का मतलब वो नहीं है, अरे तुम लोग ना यार बहुत 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 गलत सोचते हो भाई। फ्लर्ट सच्ची में कोविड-19 का वेरिएंट है, मुझे पता है, तुमको मुझ पे यकीन नहीं है। हाँ, तुमको इंटरनेट पे लेके चलता हूं, इधर आओ। कोविड-19 फ्लर्ट वेरिएंट, ये देखो सच्ची में वेरिएंट है भाई। तुम लोग
पता नहीं तुम्हारी सोच कैसी चलती है, मेरी भी वैसी ही चलती है। आप लोगों से इंस्पायर हूं भाई मैं। चलो ध्यान दो इधर और सुधर जाओ भाई। चलो, ड्यू टू फ्लर्ट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 द रिमेनिंग स्टार्टअप्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड विल सून वाइंड अप देयर ऑपरेशंस। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है मेरे, वो आगे चल के, जितने भी मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो आगे चल के सही परफॉर्म नहीं करेगी ये फ्लड वेरिएंट की वजह से। एजेंसी इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड इफ रिक्वायर्ड दे विल प्रोवाइड इम्पेयरमेंट लॉस इन जून 25 क्वार्टर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द अकाउंट्स मैनेजर व्हाट शुड बी द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, AS 22 में हम दो चीजें निकालते हैं, एक मेरा करंट टैक्स निकलता है, एक मेरा डेफर्ड टैक्स निकलता है। पहली बात तो जो मेरी टाटा पावर की सेल हुई है उस पर मैं करंट टैक्स तो निकाल लूं। यस, तो सेल कंसिडरेशन कितना, 7 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़, 5 करोड़ का LTCG आया, उस पर 20%, 1 करोड़ मेरा टैक्सेबल इनकम, बराबर। तो ये मेरा जाएगा करंट टैक्स में। मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी हुई भैया, मेरी अकाउंटिंग इनकम तो 0 हुई, मतलब कहना है ओवर ईयर दिस इज अ डिफरेंस। बट द क्वेश्चन इज दिस अ टाइमिंग डिफरेंस और इज दिस अ परमानेंट डिफरेंस? क्या ये कोई टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं। अगर आप बोल रहे हो ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये आखिरी पॉइंट वापस से पढ़ो। फ्लर्ट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 की वजह से बाकी स्टार्टअप्स सही से परफॉर्म नहीं कर रहे एंड दे विल वाइंड अप देयर ऑपरेशंस। मतलब देखो, एक कंपनी में तो मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बट दूसरी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स तो वैसे भी गिरने ही वाली है। यू हैव टू अज्यूम शॉर्ट की ये गिरने ही वाली है। मतलब कहने से आगे चल के मेरे पास कोई इसका रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज मैं कोई DTA या DTL, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसकी बना देता हूं इस डिफरेंस की, आगे चल के वो किसी और DTA DTL से सेट ऑफ तो होना चाहिए, बट उसका चांस ही नहीं है क्योंकि आगे चल के कंपनीज बंद होने वाली है सारी। तो कहना से ये परमानेंट डिफरेंस में तो मुझे कोई DTA DTL रिकॉग्नाइज करना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं सीधा 1 करोड़ का करंट टैक्स प्रोवाइड कर दूंगा। डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी मैं इस केस में प्रोवाइड करूंगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज दिस, लिख के बता देता हूं, इज नॉट अ टाइमिंग, और मैं आपकी लैंग्वेज में बोलता हूं, दिस इज नॉट अ टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है, चलो। एंड विद दिस हमारा ये महा प्रैक्टिस वीडियो अकाउंट्स का खत्म होता है। बहुत सारे कंसेप्ट्स रिवाइज किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं। आप घर पे रिवाइज करते रहना भाई, एंड डेफिनेटली आपका जो अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट आपका है, आप उसमें सफलता पाओगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर दो। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बना के लाए हो आपके लिए, सब्सक्राइब करना भाई। चलो, ऑल द बेस्ट।